हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। यस 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 यस, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत जनता आई है। आप भूल भाल गए होंगे। अरे सब्जेक्ट को मुझे तो कैसे भूलोगे? नहीं, मैं तो वापस आ जाऊंगा, है ना। मैं हूँ ढेठ किस्म का आदमी, मैं तो वापस आ जाता हूँ। सब्जेक्ट तो भूल गए होंगे, है? एक चैप्टर हुआ करता था, पीरियोडिक टेबल, जिसको हम पढ़ रहे थे, याद है? एक चैप्टर हुआ करता था पीरियोडिक टेबल, जिसको हमने खत्म किया था, लेकिन मुझे पता है कि अब वो खत्म हो चुका होगा, इसलिए उसको फिर से जिंदा करेंगे आज, है ना। उसमें एक पार्ट बचा हुआ है ना, उसमें एक पार्ट बचा हुआ है, डेवलपमेंट वाला, जेनेसिस वाला, हिस्ट्री वाला, ऐसा कुछ पार्ट बचा हुआ है। तो पहले तो अपन उसको सलटाएंगे, ठीक है। फिर अपन कंप्लीट चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, प्रॉपर्टीज से हम उसको रिवाइज करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, क्वांटम नंबर्स, वो वाला जो पार्ट था जो हमने शुरू के 1 या 2 या आई थिंक 3 दिन हमने पढ़ा है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे वापस रिवीजन में, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको आप चाहो तो वीडियोस वगैरह में वापस देख सकते हो या नोट से भी रिवाइज कर सकते हो। लेकिन जो प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जो कि हमारी साइज हो गई, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। आई होप आप ये नाम जाने पहचाने आपको लग रहे होंगे, है ना। सुना सुना सा लग रहा है या सुना सुना सा लग रहा है? बेटा एक बार बता देना, है ना। दोनों बातों में फर्क है। सुना सुना सा लग रहा है या सुना सुना सा लग रहा है? समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये नाम सुन के कैसा महसूस कर रहे हो? दोनों में से एक बताओ। हाँ, सब सब बताएंगे, ऑर्डर वगैरह सब सब बताएंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे। है ना। एक सुना होता है, सुना, और एक होता है सुना, जग सुना सुना लागे, वो दूसरा सुना होता है जिसमें कोई सुध बुध नहीं होती। ठीक है, ओके। हाँ, एक कह रहा है वो वाला सुना ही लग रहा है कि सर सुन पकड़ ली, समझ नहीं बैठ रहा कुछ। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। तो आपके जो भी जख्म पीरियोडिक टेबल के हैं, आज उन पे मरहम लगाने का काम करेंगे हम, और एक बार फिर से खड़ा करेंगे आपको हम, ठीक है। चलिए रेस में पकाते हैं। आइए 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 आइए। कुछ नहीं है, डेवलपमेंट वाला पार्ट तो डे 1 से आपको पता ही है कि मैं कितनी इज्जत दे रहा हूँ उसको। बाकी मेरे ख्याल से सारी जनता जुड़ चुकी होगी। मैं शुरुआत के बिल्कुल 6:15 पर क्लास शुरू करता हूँ, शुरू के 2-3 मिनट रुकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग बड़े अनुशासित हैं और बड़े अनुशासन में हैं, तो एग्जैक्ट 6:15 पर ही आ जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ कि भाई ठीक है, आ रही होगी जनता अभी, पैदल लोग। चलिए करें शुरू अब, ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा फिर, हाँ इससे ज्यादा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है, अपने नोट्स सामने रख लीजिए जब मैं कहूं तब। अभी स्टार्टिंग में तो खैर हम लोग डेवलपमेंट वाला पार्ट कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद जब हम रिवाइज करना शुरू करेंगे तब अपने नोट्स सामने रख दीजिएगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो आज पढ़ लिया जाएगा फिर से। एनसीईआरटी की लाइंस लेकर आया हूं, फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आया हूं। देखते हैं इसमें कितना दम है, चीजों को पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो, कितना याद है, सारी चीजें आज हम करेंगे। ठीक है भाई, शुरू करें भाई। सिस्टम है भाई, चलो करते शुरू। सिस्टम, ठीक है। लेक्चर नंबर 9, क्योंकि वो 8 था जहां तक मुझे याद है। करते शुरू। ये वाले हमारे आज के गोल है, टुडेज टारगेट। हमारे टुडेज टारगेट जो है वो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेसिकली जेनेसिस मतलब वही, है ना, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज का बढ़ना होता है ना, उसको जेनेसिस बोलते हैं। वही डेवलपमेंट कह दो, हिस्ट्री कह दो, एक ही बात है। रिवीजन ऑफ कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। सिस्टम, आओ करते हैं बात। अब क्योंकि आपको पता ही है ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो मैं ऑब्वियसली लिखने का टाइम मैं तो खराब नहीं करूंगा। हाँ, आपको मैं समय दे सकता हूं, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो पार्ट है जेनेसिस, जो कुछ मैं इसमें लिखा हुआ है, इस स्लाइड में जो कुछ लिखा हुआ है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर कभी आ जाता है इस
बेहुदा से पोर्शन से कोई बेहुदा सा सवाल आ जाता है तो वो इस वाले पोर्शन से आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इतना डिटेल्स में जाके आपको जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना है, ये काफी है, आप टेंशन ना लें, मेरी बात पे भरोसा रखें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर भरोसा रखें, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले एक्चुअली क्या हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल को कुछ ऐसे समझो कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों को एक फरमान जारी हुआ कि भैया जो सबसे अच्छी टेबल बना के लाएगा पीरियोडिक टेबल, उसको इनाम मिलेगा, है ना, डेयरी मिल्क मिलेगी सिल्क, है ना, और 2 मिलेगी, एक नहीं बड़ी वाली। ऐसा एक फरमान जारी हुआ। इस कहानी के सभी पात्र तो सच्चे हैं लेकिन कहानी पूरी झूठी है, ध्यान रखना, इसका काल्पनिक है, कहानी काल्पनिक है, पात्र सारे सच्चे हैं। तो सबसे पहले डोबरनियर एक साइंटिस्ट हुआ करता था। अच्छा, इससे पहले भी 2 साइंटिस्ट थे, मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले भी 2 साइंटिस्ट थे, बट एनसीईआरटी ने उससे शुरू नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने भी नहीं किया। सबसे पहले लेवोइजर करके एक साइंटिस्ट था, बस सुन लो, काफी है, वो उतना काफी है बेटा, है ना। सबसे पहले एक लेवोइजर करके एक साइंटिस्ट हुआ, लेवोशियर भी बोलते हैं, लेवोइजर भी बोलते हैं, है ना, विदेशी लोग हैं, अपनी मर्जी पड़े जो बोलेंगे, अपने पिताजी का क्या जा रहा, ठीक है, तो इसीलिए अपन तो कुछ भी बोलेंगे, अपन तो अपन है ना यार। हाँ, तो लेवोइजर जो है वो क्या था, उसने क्लासिफिकेशन किया, उसने कहा कि देखो यार एलिमेंट्स 2 ही तरह के होते हैं। उसने क्या कहा, एलिमेंट्स जो हैं वो, बहुत प्यार से सुनिए आप बात को, मजा आएगा, 15-20 मिनट आपको मजा देने के लिए ये काम शुरू करेंगे। अभी बीच बीच में कुछ कुछ चीजें सिखाते भी जाएंगे, आपको लगेगा सब चीजें मजाक मजाक में हो गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो आओ सुनते हैं। सबसे पहले लेवोइजर चढ़ गया भाई साहब स्टेज पे एक दिन, है ना, सबको बोल दिया, बोले बढ़िया से क्लासिफिकेशन करके लाओ, जो सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन करके लाएगा उसको क्या मिलेगी, 2 डेयरी मिल्क। क्या मिलेगी बेटा, 2 डेयरी मिल्क। अब 2 डेयरी मिल्क के चक्कर में सब लग गए कि भैया यार डेयरी मिल्क तो लेनी ही पड़ेगी, है ना। तो इस चक्कर में सब जो है वो, सबसे पहले लेवोइजर चढ़ गया स्टेज पे, है ना, और बढ़िया ऐसे समझो, इमेजिन करो अपने दिमाग में, सबसे पहले लेवोइजर चढ़ा, लेवोइजर आया, बोला कि एलिमेंट्स को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कहते ठीक है। तो उसने उठाया, कहा था कि ये देखो चमक रहा है, कहते हैं हाँ चमक रहा है, कह रहे ठीक है, कह रहे ये देखो ये, बोले नहीं चमक रहा, ऐसे कर करके कर रहा था, मतलब एक एक एलिमेंट उठा रहा था, कह रहा चमक रहा है, बोले सामने वाले जज बोल रहे थे हाँ चमक रहा है चमक रहा, कह रहा कि अब सुनो, जो चमक रहे हैं वो मेटल्स हैं। क्या बोला, जो चमक रहे हैं वो मेटल्स हैं और जो नहीं चमक रहे हैं वो नॉन मेटल्स। आपको तो पता है कि जो दर्शक दीर्घा होती है उसमें एक भारतीय नागरिक जरूर होता है। भारतीय नागरिक का काम क्या होता है वो तो आपको पता ही है ना। हाँ, तो उसकी आदत है हर थोड़ी देर में वो करता है। तो उसने क्या बोला कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो चमक भी रही है नहीं भी चमक रही है, समझ नहीं आ रहा है ना कि चमक रही है नहीं चमक रही है, इतनी ज्यादा शाइन भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा ये क्या है। तो उसने कहा कि जो चमकते हैं वो मेटल्स होते हैं, जो नहीं चमकते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। इस तरह से उसने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर दिया। लेकिन किसी ने पूछा कि भैया जो थोड़ा थोड़ा चमके थोड़ा थोड़ा नहीं चमके, ये बात लेवोइजर के दिमाग में नहीं चमकी कि यार ये क्या है, कहां से आया उठ के। तो उसने किसी ने सामने से एक ऐसा एलिमेंट दिखाया कि बता ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा। तो लेवोइजर को हाथ पकड़ के नीचे उठाया, उतारा, कहा बहुत हुआ सम्मान, चलो, है ना बच्चा, चलो। बाद में उनको मेटलॉइड्स बोला गया। मेटलॉइड्स आर बेसिकली सेमी मेटल्स। मेटलॉइड्स आर बेसिकली सेमी मेटल्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो लेवोइजर की कहानी हो गई खत्म। लेवोइजर को डेयरी मिल्क नहीं मिल पाई, अफसोस। उसके बाद एक प्राउट करके साइंटिस्ट हुआ। अरे सुनते जाओ, बहुत दिनों से पढ़ ही तो रहे होगे, है ना। आज मैं आया हूं तो थोड़ा सा समझ रहे हो, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले लेवोइजर हो गया, उतर गया। फिर प्राउट आया। प्राउट हाइपोथेसिस, उसकी जो कॉन्सेप्ट था, उसकी जो थियरी थी, उसका नाम क्या था, प्राउट्स हाइपोथेसिस। कह रहा है कि पहले ही कह रहा हूं मैं तो कि हाइपोथेसिस है। तो प्राउट ने ऊपर आया और बोला कि जज लोगों ने बोला कि बताइए आप कैसे, क्या आपने क्लासिफाई किया, कैसे क्लासिफाई किया। कहता मैंने रात को सपना देखा। कह रहा अच्छा हमको बना रिया है ऐसे वाला। तो मैंने रात को सपना देखा। तो जज सब लोगों ने बोला कि अच्छा क्या देखा भाई सपने में। कह रहा कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ना हाइड्रोजन से डिराइव्ड है, ठीक है।
कह रहा है यार ये तो सही बात बता रहा है, मतलब कह रहा है कि सबको ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन सबका जो मास वास है वो सब हाइड्रोजन से आप जोड़ भागी गुणा भाग करके निकाल सकते हो, मतलब ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो वैल्यू थी वो क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल थी नहीं, यानी उसके हिसाब से किसी भी एलिमेंट का जब एटॉमिक मास आएगा वो पॉइंट्स में तो आ ही नहीं सकता, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ही होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज को तो पॉइंट्स में तो नहीं आएगा आंसर। तो फिर वही इंडियन वापस खड़ा हुआ करके ओ भाई साइड में हो, ये देख अपने पास एक ऐसा एटॉमिक वेट है जो पॉइंट्स में है, नीचे उतर। तो प्राउड को भी सह सम्मान नीचे उतारा गया। 2 लोग जो हैं नाकाम साबित हुए। अगला नंबर हमारा डोबरनियर ट्राइड का था। नाम से भले ही आपको ये किसी और चीज की ब्रीड लग रही हो, लेकिन इंसानी था, है ना। तो डोबरनियर ट्राइड जो है वो, देखो नाम में देखो डोबरनियर, है ना, आपका नाम सुनते ही आपका मन भौ भौ करने का कर रहा होगा, लेकिन इंसान था ये, मैं कह रहा हूं आपको, है ना। तो डोबरनियर ट्राइड्स, ट्राइड्स का मतलब ये क्या था, तिकड़मबाज। ट्राइड्स का मतलब क्या था, तिकड़ियां बनाता था। कहता था कि मैं ऐसे जो हैं, मैं ऐसे क्लासिफाई करूंगा एलिमेंट्स को 3-3 के टुकड़े में। क्या बोला, मैं क्लासिफाई कैसे करूंगा, 3-3 के टुकड़े में, समझ रहे हो। तो ये तिकड़मबाज था, इसने खूब सारे 3-3 के सेट बनाए। इसने कहा कि जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को हम डोबरनियर ट्राइड की कैटेगरी में रखेंगे। उसने कहा मैं बहुत सारी ट्राइड्स बनाऊंगा, सेट बनाऊंगा, 3-3 एलिमेंट्स के सेट बनाऊंगा। तो बाकियों ने पूछा अच्छा तू अलग सेटिंग बाज है भाई, बता कैसे सेट बना के क्या करेगा। तो कह रहा है कि मैं सेट बनाऊंगा और उसमें तुमको जादू दिखाऊंगा। कह रहा है जादू दिखा। वो कह रहा है जादू जो है वो ये है कि लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज आएगा, इन दोनों के एटॉमिक वेट का जो एवरेज आएगा, मतलब इधर वाले का और इधर वाले का, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले का, इन दोनों का जो एटॉमिक वेट है, उन दोनों का जब आप एवरेज निकालोगे, वो एवरेज एटॉमिक वेट बीच वाले के एटॉमिक वेट के बराबर आएगा। यानी बीच वाले के एटॉमिक वेट को आप निकालना चाहते हो तो फर्स्ट और इधर वाले दोनों किनारों वाले के एटॉमिक वेट का एवरेज वेट ले लीजिए, वो उसके बराबर आएगा। तो बाकियों ने कहा यार इस छोरे ने दिमाग तो सही लगाया यार, है दुनिया में तो जाने और लोग तो भौंक ही रहे, इसने काम ठीक किया। लेकिन हमने इसके काम को 1% इज्जत नहीं करी। क्यों? क्योंकि उस वक्त ना बेटा जो एटॉमिक पार्टिकल्स जो अपने क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उस वक्त इतनी खोज नहीं हुई थी उनकी, है ना, उस पे काम चल रहा था साथ में। तो उस वक्त एटॉमिक नंबर्स का किसी को आइडिया नहीं था। आज हमारी पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी एटॉमिक वेट पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे चलती है। किस पे चलती है बेटा? एटॉमिक नंबर। ये जो जेड है ना, ये जो क्या है, जेड क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। अब देखो तुम जादू, वो भाड़ में जाने दो, अपने को जोड़ भागी गुणा भाग नहीं करना बेटा, क्योंकि कोई ऐसे थोड़ी बोलेगा कि लो एटॉमिक एवरेज, एटॉमिक वेट कैलकुलेट करो। अब जुगाड़ पे आते हैं। जुगाड़ पे क्यों आते हैं? क्योंकि आज हमारे पास एटॉमिक नंबर है ना। आज हम क्यों एटॉमिक वेट के पीछे जाकर बड़ी कैलकुलेशन करेंगे? अब तो हम जुगाड़ पे चलेंगे। आज तो हमारे पास एटॉमिक नंबर है। वो बेचारा तो जानता ही नहीं था, डोबरनियर को पता ही नहीं था कि जेड क्या होता है। ये मैं फिर बता रहा हूं, डोबरनियर को पता नहीं था कि जेड क्या होता है। हमको पता है कि जेड क्या होता है। हम उस जुगाड़ को जेड से जोड़ लेंगे। हमने कहा कि हर वो सेट, 3 एलिमेंट का सेट, हर वो 3 एलिमेंट का सेट डोबरनियर ट्राइड्स की कैटेगरी में आएगा। जो पहली चीज सेम ग्रुप का होना चाहिए, लाइक लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। क्या ये तीनों सेम ही ग्रुप के हैं? पहली कंडीशन, वो तीनों सेम ग्रुप के होने चाहिए। पहली कंडीशन, वो तीनों सेम ग्रुप के होने चाहिए। अरे सर ये डेल्टा जेड क्या है? मैं कह रहा हूं इसका एटॉमिक नंबर किसको पता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 3। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन वो क्या होना चाहिए? सेम ग्रुप का। दूसरी कंडीशन, ये जो डिफरेंस है एटॉमिक नंबर्स का, ये जो डिफरेंस है एटॉमिक नंबर्स का, वो नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? सेम। डिफरेंस कितना होना चाहिए? सेम। जैसे ये 8 है तो यहां पर भी डिफरेंस कितना है? 8 है। बात समझ में आई?
अब देखो इसमें है, इसने क्या समझाया एक बार वापस समझो, इधर से देख लो, हो सकता है उधर से दिख ना रहा हो, मैं खड़ा था तो। डोबर्नियर ट्रायड जो है वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है, अपने को तो सवाल करने से मतलब है बेटा, है ना, अपने को तो सवाल करने से मतलब है, और सवाल ये कहता है कि ग्रुप सेम होना चाहिए और दोनों एक साथ होने चाहिए। किसी भी एक कंडीशन को देख के आंसर नहीं करेंगे, बोथ कंडीशन मस्ट बी फॉलो साइमल्टेनियसली, है ना, दोनों कंडीशंस का एक साथ फॉलो होना जरूरी है। ओके, जरा बताओ इसके बारे में बताओ फिर। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, क्या ये डोबर्नियर ट्रायड है? जरा इसका बताओ, FCl Br फिर Cl Br I, बताओ बताओ बताओ। हाँ, ये जिसको पूरी दुनिया बेसिक कहती है ना, कि पीरियोडिक टेबल का बेसिक पढ़ाओ, ये बेसिक नहीं है, हिस्ट्री है। ओके, किसी काम की नहीं है। जितना काम का मैं जितना सम्मान दे रहा हूं उतना ही तुमको देना है। मैं तो बहुत ज्यादा दे रहा हूं तुम्हारे बैच में, क्योंकि 11वीं क्लास है ना बेटा, इसलिए। यस, सो द बेरिलियम क्या है बेटा? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। इसका कितना होता है? 20। बताओ, क्या इसका डिफरेंस 8 है? क्या इसका डिफरेंस भी 8 है? यस। क्या ये डोबर्नियर ट्रायड होगा? यस। क्या ये डोबर्नियर ट्रायड होगा? ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब इसके बीच का डिफरेंस 8 एलिमेंट्स का है, इनके बीच का डिफरेंस भी 8 एलिमेंट्स का है, डिफरेंस होना चाहिए सेम। ओके, आ जाइए यहां पर देखते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबको पता होगा, कितना होता है बेटा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर? धीरे से बताओ ना मुन्ना, ना देख के नहीं, देख के नहीं, धीरे से बताओ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, जल्दी बताओ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, जल्दी 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 जल्दी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा? फिर क्लोरीन का भी बताओ, फिर तो ब्रोमीन का भी बताओ, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बताओ बताओ जल्दी बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर। यस 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 यस, 9 9। ओके, 9 लिख दिया। क्लोरीन का बताओ रे। 17, ठीक है, लिख दिया। और ब्रोमीन का बताइए। बुड़बक, ब्रोमीन का, ब्रोमीन का कितना होता है रे? का 35 होता है। अरे ये हेलोजन है, इनके एटॉमिक नंबर, जो भी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर होते हैं ना, उससे एक एक कम ही होंगे। मतलब अगर सोचना भी है तो ऐसे सोचो कि इनर्ट गैस के जो एटॉमिक नंबर चलते हैं ना, उससे एक कम कर दो। जैसे इससे, इसके बाद 36 आती है ना, 36, तो ये 15, इसके बाद 18 आती है, इसके बाद 10 आती है, तो एक एक कम ही होते हैं ये। हाँ यस, तो बताइए फिर इसी बात पे, का इसका गैप 8 है? यस। का इसका गैप 8 है? नहीं। कितना है? 18। क्या ये डोबर्नियर ट्रायड है? नहीं है। क्या ये डीटी है? नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्या ग्रुप सेम है? क्या ग्रुप सेम है? यस, बट डेल्टा जेड सेम नहीं है। ओके, ये लो सीधा जुगाड़, मौज मारो, कुछ नहीं करना तुमको। चलो, क्या ClBr है? लड़का देखो, क्या इसका 17 होता है? अभी लिखा इसका 35 होता है। आयोडीन का कितना होता है बताओ? आयोडीन का, आयोडीन का देखो, चिंता तुम बिल्कुल मत करो सिलेबस की, बहुत आराम से कराता हूं और सबसे पहले कराऊंगा, कोई एक्स्ट्रा लेक्चर भी नहीं लूंगा। पीरियोडिक टेबल में 8 लेक्चर में हमने मेन कोर सेक्शन खत्म किया। अब हम 2 लेक्चर में ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, आज वाले लेक्चर में कुछ और करेंगे, कल जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेसिकली, और आज का जो कुछ बच जाएगा वो करेंगे, उसकी टेंशन मत लो तुम, चिल मारो। इसके बाद एक और लेक्चर पीरियोडिक टेबल का लेंगे हम, क्योंकि मुझे पता है कि तुम फिर से आज इनऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करोगे, फिर से शुरू करोगे, तो मैं तुमको 2 दिन दे रहा हूं पीरियोडिक टेबल के, इसको अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना। उसके बाद ही हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने वाले हैं। तो अपन, मेरे को पता है चीजें कैसे क्या होती है,
बताओ बेटा, क्या ये 53 होता बेटा? यस। डिफरेंस बताओ, क्या 18 है? यस। क्या डिफरेंस बताओ 18 है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्या ये dt होगा? क्या ये डोबर्नियर ट्रायड होगा? dt मतलब डोबर्नियर ट्रायड है। क्यों है? क्योंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल हैं। क्या ये सेम ग्रुप के हैं? यस हैं। क्या ये डिफरेंस सेम है? यस है। डिफरेंस कितना है? 18 का है। दोनों में 18 का डिफरेंस है, मतलब ठीक है, डोबर्नियर ट्रायड होगा। चमका? गुड। चले आगे। ठीक 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 ठीक, ओके। चलो, तो अब ऐसा कोई भी सवाल तुम्हें पता है कि ये मत सोचना कि इसमें से सवाल कैसा आएगा। जो कुछ मैं करवा रहा हूं ना, वैसे ही सवाल आएंगे। मतलब इनमें से कौन डोबर्नियर ट्रायड है, बस जुगाड़ लगाओ, आंसर पाओ, खत्म बात। एटॉमिक नंबर्स का आइडिया होना चाहिए, गैप का आइडिया जोड़ बाकी आती है आपको, कर लेना। फिर आया, परफॉर्मेंस चल रही है भाई, डी चैन कॉर्टोइस ने, डोबर्नियर ट्रायड ने अपना काम कर लिया। फिर ये फेल क्यों हुआ? डोबर्नियर ट्रायड फेल क्यों हुआ? इसमें कोई सुन लो कि बहुत सारी जगह पे ट्रिक्स काम नहीं कर रही। ये जो ट्रायड्स थे वो फेल हो गए। बहुत से ऐसे ट्रायड्स थे जिसमें उसका ये रूल फॉलो ही नहीं हो रहा था, तो इसीलिए इसको भी नीचे उतार दिया कि भाई देख, है ना, ये ले ले एक 25 पैसे वाली टॉफी, बाकी तू डेयरी मिल्क का हकदार तो नहीं है। तो इसको एक रुपए वाली वो कौन सी आती थी पहले, एल्पेनलीबे दे दी। कह रहे कि तू एल्पेनलीबे खा। चलो, तो इसको उतार दिया नीचे। डी चैन कॉर्टोइस, जितना जैसा नाम लग रहा है ना आपको, वैसा काम किया था इसने। मतलब ये जीपीआरएस के जमाने में 5G लेके गया था। क्या लेके गया था बेटा? ये जीपीआरएस। जीपीआरएस जानते हो? शायद आप में से बहुत सारे लोग तो जीपीआरएस जानते ही नहीं है। पहले के फोन्स में इंटरनेट जब चलते थे तो ऊपर एक पृथ्वी का आइकन घूमता था, एक ग्लोब घूमता था, गोल 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 घूमता था ऐसे, वो जीपीआरएस होता था। क्या होता था वो? जीपीआरएस। जीपीआरएस के बाद ई आया, फिर मतलब नॉर्मल इंटरनेट आया, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, और आज हमारे सामने 5G है। मतलब ये जीपीआरएस के जमाने में 5G दिखा रहा था लोगों को। मतलब उन सब ने कहा कि कोई टेबल बनाओ। उन्होंने क्या कहा? टेबल बना के लाओ। ये 3D मॉडल लेके गया। डीएनए हेलिक्स जानते हो कैसा होता है? डीएनए हेलिक्स इस तरह से, है ना, बहुत सी जगहों पे सीढ़ियां देखी होगी तुमने, यूं 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 घूम के ऊपर पहुंचाते हो। डीएनए हेलिक्स जैसा मॉडल लेके आया और वहां पर 3D में विजुलाइज करवाना चाह रहा। अब जो जज आगे बैठे थे, ठीक है, वो जज क्या थे कि वो खुद भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे जितना ये था। तो इसको कहा गया, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, कि हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छा है, लेकिन टेबल कहाँ है? क्या बोला? टेबल चाहिए थी। इसने कहा अरे अकल के अंधों, टेबल से जाने कितनी बढ़िया चीज लेके आया हूं मैं, 3D मॉडल लेके आया हूं, मेरी वैल्यू तो करो। क्या नहीं नहीं टेबल ही चाहिए, है ना। और इसको थोड़ा हाथ जोड़ के उतार दिया कि यार ये थोड़ी भारी चीज आ गई, इसको बाद में काम में लेंगे। नीचे उतर के नीचे उतार दिया। तो इसके लिए आप कभी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि डी चैन कॉर्टोइस इसलिए फेल हुआ था क्योंकि वो खुद इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के लेकर आया था कि वो लोगों को समझ नहीं आ सकती थी। उसने जिस तरह से क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, वो एक स्टेप ऊपर था, लोगों के बाउंस गया। कह रहे यार भाई ये नहीं समझ आ सकता है, बहुत मुश्किल बना के लाया। कह रहे हटाओ इसको, चलते हैं आगे। अगला, फिर एक न्यूलैंड साइंटिस्ट हुआ, है ना। साइंटिस्ट तो क्या कहें, न्यूलैंड क्या करता था कि इसका साइड बिजनेस था, मतलब सॉरी एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था। न्यूलैंड क्या करता था? पार्ट टाइम जॉब भी करता था। मतलब इसको बजाना अच्छा लगता था, गाना बजाना अच्छा लगता था, तो ये गाना बजाने वाली बात करता था। तो आप देखो इसने क्या कहा कि इसने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें भी गाना डाल दिया। इसने डाल दिए ये सुर डाल दिए और बोला कि जिस तरह से 7 सुरों से बना हुआ है संगीत, उसी तरह से हम एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कहते हैं कैसे भाई? कहते हैं कि देख, सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, ऐसे कर रहा था ये कि सारे गा मा पा धा नी सा। कह रहे कि भाई यार ये सही आ गया, मुर्गियां ले रहा, कौन आ गया, क्या हो गया, है ना, है ना। तो अचानक से ऐसा लग रहा था कि कहीं ये पीरियोडिक टेबल का शो, रियलिटी शो चल रहा है या इंडियन आइडल का चलने लग गया है। अचानक से ऐसा हो गया था वहां माहौल। तो इसने कहा कि जिस तरह से पहला सुर सा होता है,
उसके बाद 7 सुरों के बाद 8वां सुर भी तो वापस, 8वां सुर नहीं होता बेसिकली, लेकिन जो 7 के बाद वापस जो पहला आता है वो तो सेम ही होता है। जैसे सा के नीचे सा ही आएगा और रे के नीचे रे ही आएगा। अगर आप वापस यहां लिखते हो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ऐसा ही होगा। तो इसने कहा कि जिस तरह से सा और सा सेम होते हैं, उसी तरह से सा पे आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी सेम होगी। फिर को अच्छा ऐसी बात है कि हाँ, तो क्या बस इसी बात पे हो जाए एक प्रस्तुति, है ना। तो एक गर्मा गर्म प्रस्तुति उससे रखवा ली, उसने सारे गामा पादा निशा से समझाया भी, कह रहा ठीक है। उसने समझाया होगा, अपने को क्या लेना देना, अपने को तो जुगाड़ से मतलब है, अपन तो अपन है, अपन जुगाड़ से काम चलेंगे। जुगाड़ ये कहता है कि कोई भी न्यूलैंड ऑक्टेव रूल तब फॉलो करता है, कोई भी न्यूलैंड ऑक्टेव रूल फॉलो तब करता है जब ग्रुप सेम हो। देखो डोबर्नियर ट्राइड में भी ग्रुप सेम था, लेकिन डोबर्नियर ट्राइड में हमने लिखा कि जो डेल्टा जेड है वो सेम होना चाहिए। हमने उसकी कोई नंबर फिक्स नहीं किया कि इतना ही होना चाहिए। फर्क दोनों बातों में देख लेना। यहां लिखा था कि डेल्टा जेड सेम होना चाहिए। 8 है तो नीचे वाला भी 8 होना चाहिए, 18 है तो यहां पर भी 18 होना चाहिए। यहां कोई बाउंडेशन नहीं थी कि 8 ही होना चाहिए, लेकिन बस इतना ही फर्क है। यहां बाउंडेशन थी, इसने कहा डिफरेंस ही 8 होना चाहिए, है ना। इसने कहा कि डिफरेंस ही 8 होना चाहिए, और कोई डिफरेंस हमको नहीं चलेगा। तो जरा बताओ कि अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को फॉलो करता है, क्या आप इस जुगाड़ से सीधा आंसर दे सकते हो? क्या आप इस जुगाड़ से सीधा आंसर दे सकते हो, यस और नो? जल्दी बताओ। जैसे वही चीज वापस ले लेते हैं, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। जरा बताओ क्या ये सेम ग्रुप के हैं? क्या इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है? 4 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 12, 12, इसका 20। बताओ डिफरेंस कितना हो गया? 8 का। क्या ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को फॉलो करेगा? करेगा। सिंपल है, हमको डिफरेंस ही 8 चाहिए। मैं यहां पे लिख दूं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। कौन बताएगा? बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, इसका कितना होता है? 13, और इसका कितना होता है? 31। जरा एक बात ध्यान से देखिएगा, ए जमुरे जरा ध्यान से देखिएगा, इसका डिफरेंस क्या 8 आता है? यस। क्या इसका डिफरेंस 18 आ रहा है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कह रहा पोल कराओ। मैं रुक जा, करी तो आता इतने दिन से पोल है। कोई मत, पोल कराते हैं, फिर भी तुम जाके टेस्ट में पोल ही खोल देते हो सारी। क्या मतलब आ रहा है? ओके, नियोन क्यों नहीं है? नियोन उस वक्त इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी बेटा। वो उसके बेसिकली डिसएडवांटेज यहां पर एक ही लिखा हुआ है, एक डिसएडवांटेज और होता है, ऐड कर लेना, है ना। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस न्यूलैंड ऑक्टेव रूल इज कंप्लीटली फेल्ड। ठीक है ना। जब, क्योंकि आप खुद सोचो कि यहां फ्लोरीन के बाद अगर नियोन होता, उस वक्त था नहीं ना, अगर होता तो 7 यहां आता। अब इस हिसाब से तो लिथियम और नियोन की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी, हुई क्या? नहीं होती, हम भी जानते हैं। तो उसका एक ध्यान रखिएगा, इस चीज को मैं बता रहा हूं। मैंने एक ही डिसएडवांटेज ऐड किया हुआ है, और वो डिसएडवांटेज इसलिए ऐड किया हुआ है कि न्यूलैंड लो ऑक्टेव रूल जो है सीम्स टू बी ट्रू ओनली फॉर द एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। क्योंकि आप खुद सोचो, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है बेटा, और ये कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक। इसके बाद जो डिफरेंस है, यहां तक तो डिफरेंस 8-8 तक का चलता है, लेकिन यहां पर 10 नए आ जाते हैं, प्लस 10 आ जाता है, तो डिफरेंस कितना हो जाता है? 18 का हो जाता है। तो स्कैंडियम मतलब कि ये सिर्फ चल ही 20 तक सकता है, ये सिर्फ 20 तक चलता था। 21 के बाद तो ये चलता ही नहीं है, 21 के बाद तो ये चलता ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, है ना। तो ये सिर्फ यहीं तक चलता है। और अगर रही बात, आप ऊपर वाला भी पूछ रहे थे, गुड क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था, अच्छा सवाल था कि नियोन क्यों नहीं है। तो इसमें एक रूल, एक डिसएडवांटेज और ऐड करना कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस न्यूलैंड ऑक्टेव रूल इज कंप्लीटली फेल्ड। ठीक है, जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक तो ये कम से कम कैल्शियम तक समझा रहा था, लेकिन डिस्कवरी होने के बाद तो कैल्शियम तक की भी ऐसी तेजी हो गई, छोड़ो, कह रहे हटाओ, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अरे ओ चार्जर लगा के रखे, क्या पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। किसकी बैटरियां डिस्चार्ज हो रही, पहले तो ये बताओ तुम, हैं? किसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है? रे चार्जर लगाओ।
चार्ज हो रहे हैं, बताओ, बड़े आए। तो इसको भी क्योंकि गाना बजाना अच्छा किया था तो इसको भी बोला कि चलो ठीक है, इसको कम से कम कुछ नहीं तो वो छोटी वाली दे दो इसको, जिसमें 2 शॉट आते हैं ना, हाँ मैं भूल रहा हूँ नाम, नहीं पता मेरे को, कुछ आते हैं है ना, वो दे दो। तो इसको भी 2-4 रुपए की चॉकलेट दे के नीचे उतार दिया कि चलो ठीक है। ये भी फेल हो गया था। बाद में एक साइंटिस्ट हो रहा है, लोथर मेयर कर्व। ये ऐसा साइंटिस्ट था, लोथर मेयर साइंटिस्ट का नाम है, कोई मेयर वेयर नहीं था ये। लोथर मेयर ने एक ग्राफ बनाया, इसको थोड़ा सीरियसली लेते हैं क्योंकि ये भी सीरियस रहता था, है ना, हर काम ये सीरियसली करता था। इसने ये काम, जिस दिन वो फरमान जारी हुआ था कि सारे साइंटिस्ट लोगों को एक बढ़िया से बढ़िया टेबल बनानी है, जो जीतेगा वही सिकंदर, शायद उसके दिन ही बना ली उसने। लेकिन भाई की एक बुरी आदत थी, भाई गांजा फूंकता था। भाई को थोड़ी सी बुरी आदत थी, भाई को चाहिए था माल। ये क्या माल फूंकता था। और आपको तो पता है माल फूंकने वाले कैसे होते हैं। माल फूंकने वाले एक जगह बैठे रहते हैं, चीज जो कर रहे होते हैं वही करते जाते हैं। तो इसने माल फूंक रहा था उस दिन भी, जिस दिन परफॉर्मेंस थी उस दिन भी माल फूंक के बैठा था भाई। तो ये आया ही नहीं वहां पे। अब न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है वो चल रहा, कह रहा सब काम हो गया, कह रहा अगला नंबर किसका, कह अगला नंबर लोथर मेयर का है यार। अब लोथर मेयर कहाँ है, कि लोथर मेयर तो गंजेड़ी आदमी एकदम। लोथर मेयर माल फूंक के बैठा, उसको होश ही नहीं है कि जाना भी था आज, जबकि उसने अपना काम बहुत बढ़िया से कर दिया था, पहले ही बना लिया था, ग्राफ बना के छोड़ के रखा है ना। उसको लोगों ने समझाया भी, आस पड़ोस वालों ने, अरे कि टेबल बना ले भाई, जो कुछ तूने इस ग्राफ में बनाया है ना, टेबल बना ले, टेबल बना ले, टेबल बना ले। लेकिन बस इसकी एक ही आदत थी, सिस्टम है भाई, ये मानता ही नहीं था। तो इसका सिस्टम ही अलग था। इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बना के रखा, नहीं सुनी किसी की, सुनता ही नहीं था। तो इसके घर पे गए, प्रोग्राम थोड़ी देर होल्ड करवाया, इसके घर पे गए, देखा कि घर के अंदर ही आराम से माल फूंक के सो रहा, इसको पता ही नहीं। इसको जाके जगाया कि अरे लोथर मेयर साहब, कह रहा कि हाँ हाँ बताओ, कह रहा टेबल कहाँ है, क्या बोला, आपका नंबर आ गया, वहां परफॉर्मेंस चल रही है ना, टेबल कहाँ है, तो टेबल कहाँ है, टेबल कहाँ है। तो इसको, अब ये तो माल फूंका हुआ था ना, तो इसने तो लकड़ी की टेबल की तरफ इशारा कर दिया कि वो टेबल वो रही, कि बैठना होगा, किसी को खाना खाना होगा, तो इसने टेबल की तरफ इशारा कर दिया। फिर इसके एक झापट दी है ना उन्होंने, तो थोड़ा होश में आया, लाके बाल्टी से पानी छिड़का इसके ऊपर मुंह पे, कह रहे कि भाई जाग यार, कहाँ पड़ा है। कह रहा कौन सी टेबल, कह रहे यार पीरियोडिक टेबल, तूने रजिस्ट्रेशन कराया था, आज नंबर है, चल ले तेरा, है ना, तेरा नंबर आ गया भाई, चल ले। कह रहा कि मैं तो नहीं आ रहा। क्या बोला, अपने को तो कोई मोह माया है नहीं, अपन जीवन में इतने अमीर हैं कि अपने को 2 डेयरी मिल्क चाहिए ही नहीं। इसने कहा हाँ बात ये सही है कि माल फूंकने के बाद मीठा खाना होता है, लेकिन डेयरी मिल्क से नहीं, मैं चीनी से काम चला लूंगा, मैं तो नहीं आ रहा हूं, तुमको चाहिए तो अलमारी में पड़ी है वो ले जाओ यार, ग्राफ है एक। क्या बोला, ग्राफ है, ग्राफ ले जाओ। तो उनके साथ मेंडलीफ आया था। कौन आया था बेटा, मेंडलीफ, है ना, जो इसके बाद नंबर आना था, ये देखो मेंडलीफ। तो मेंडलीव जो था वो चोर था। मेंडलीव क्या था, चोर था। सर कैसे चोर था, पैसे चुराता था क्या, नहीं। गांजा चुराता क्या, नहीं नहीं। और कुछ चुराता, नहीं। दिल चुराता था, अरे नहीं रे, क्या चुराता था सर, सर वो क्या चोर था, उसने इस ग्राफ को चुरा लिया। उसने क्या किया, उस ग्राफ को चुरा लिया। जब उसने बताया कि उस अलमारी में जाके ग्राफ पड़ा है, तो मेंडलीव सबसे पहले आगे दौड़ के गया, क्योंकि मेंडलीव मन में जानता था कि आज अपन तो कुछ तैयारी करके नहीं आए हैं। मेंडलीव तो उसको ऐसा था कि भाई लास्ट में नंबर है तो वहीं पर देख लेंगे कौन क्या क्या कर रहा है। ऐसा नहीं होता, वाइवा होता है हमारा स्कूल में, कॉलेज में, तो जिसके रोल नंबर सबसे लास्ट में आते हैं तब तक उस मास्टर के पास पूछने वाले सवाल खत्म हो जाते हैं, तो वो मास्टर रिपीट करने लगता है सवाल। तो जैसे ही वाइवा आता है तो वाइवा से हम बाहर निकलते हैं तो हमको घेर लेते हैं हमारे दोस्त, चल इधर आ, इधर आ, क्या पूछ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 20, 25, 30 और इस तरह के कुछ 20-30 क्वेश्चंस का एक सेट हम दिमाग में तैयार कर लेते हैं, करके ये रिपीट कर रहा है भाई, ये मास्टर क्वेश्चन, इसको भी ज्यादा नहीं आता, ये भी 20 क्वेश्चन ही पूछेगा। तो ये भी ऐसा ही था, लास्ट वाले रोल नंबर की तरह अपना मन बना के गया था कि मैं तो कुछ करके नहीं जा रहा हूं, वहां जो कुछ कर रहा है उनमें से थोड़ा थोड़ा कंटेंट चोरी करूंगा और अपना एक नया कंटेंट बना लूंगा। ये मेंडलीव था, ठीक है। तो मेंडलीव की बात हम करेंगे। एक बार के लिए मैं वापस से लोथर मेयर की चीज को समझा देता हूं।
आपको यहां तक की कहानी समझ आ गई होगी कि लोथर मेयर के घर पे जाकर लोथर मेयर को लाया जा रहा है, उसका नंबर है, उसको लाया जा रहा है, मेंडलीव साथ में गया है जिसका नंबर उसके बाद है, और मेंडलीव ने वो ग्राफ लपक लिया है, और मेंडलीव ने जब तक वो वहां शो में पहुंचे तब तक उस ग्राफ से टेबल बना ली थी। मतलब क्योंकि उसको ये समझ आ गया था, मेंडलीव दिमाग का बहुत शाना आदमी था, एकदम शाना लाला था बेटा, उसको समझ आ गया था कि अगर डेयरी मिल्क लेनी है तो टेबल रख दो सामने, गलत रखो सही रखो कैसी भी रखो, टेबल आज दिन तक अब तक इतने साइंटिस्ट आए, टेबल किसी ने नहीं बनाई। तो उसको ये समझ आ गया कि अगर मैं टेबल बना लेता हूं तो मैं जीत ही जाऊंगा कौन ये वाला पूरा कंपटीशन। तो वाकई बात सही है, उसने टेबल बना ली। उसने टेबल कैसे बनाई? इस ग्राफ से बना ली। आज अगर ये माल नहीं फूंकता, ये अपने जीवन में डिसिप्लिन रखता और इस ग्राफ की जगह इसने टेबल बनाई हुई होती, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का कोई नामो निशान नहीं होता, लोथर मेयर की पीरियोडिक टेबल चलती हमारी पीरियोडिक टेबल से पहले। लेकिन नहीं, भाई को तो माल चाहिए था, तो क्या ही कर सकते। तो इस लोथर मेयर ने क्या किया, ग्राफ खींचा, एटॉमिक मास कह दो, एटॉमिक वेट कह दो, और वॉल्यूम के बीच में। किस किस के बीच में ग्राफ खींचा बेटा? मास और वॉल्यूम के बीच में। ध्यान से सुनते जाना, ऐसा नहीं कि मजाक मस्ती में ही रह जाओ, जो चीजें बता रहा हूं उसका भी ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया इसने। उसने कहा था ना मेरे पास ग्राफ पड़ा, ये देखो वॉल्यूम है, ये देखो एटॉमिक मास है। मैं आपसे खुद पूछता हूं, आप मुझे बताओ इस चीज को, अपनी पीरियोडिक टेबल को अज्यूम करो अपनी आंखों के सामने, कर ली। फोर्थ पीरियड पकड़ लो, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक नहीं आएंगे ना। अगर मैं फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड की बात करूंगा तो डी ब्लॉक नहीं आएगा, इसलिए मैं वो प्रॉपर चीज नहीं समझा पाऊंगा। तो एक काम करो, आप फोर्थ पीरियड अज्यूम करो। कर लिया बेटा? फोर्थ पीरियड को क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया। जो मेटल्स होते हैं, आपको पता है कि फोर्थ पीरियड यानी कि फोर्थ पीरियड में ऐसे हमारी पीरियोडिक टेबल ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे ही तो होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, ये देखो। तो हम जब इधर से इधर जाते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये जो पीरियड के अंदर ये जो होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं, ये दो सबसे बड़े लार्ज साइज, तो इसका मतलब है इनका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इनका वॉल्यूम ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? तो इनका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो देखो, एक ग्राफ की एक पीक उठाते हैं, सिर्फ एक ग्राफ को यूं समझो कि इस ग्राफ को यहां से शुरू करते हैं बेटा, इस ग्राफ को यहां से शुरू करते हैं और यहां ले जाते हैं, इस ग्राफ को यहां से शुरू करके यहां ले जाते हैं। इस ग्राफ को मत देखो, ऐसे याद थोड़ी करना है, फील करवा दूंगा कि इसके ग्राफ का मतलब क्या है। ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कौन सी पोजीशन पे कौन था। मेरे साथ एक काम करना, मेरे साथ इस पीरियोडिक टेबल में ऐसे चलना, एस, ठीक है, उसके बाद डी, उसके बाद पी, ऐसे चलोगे, है ना। और एस में दो, एस में भी दो, चलो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, एस में भी दो। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो ये एल्कली मेटल्स हैं, ये हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, फिर यहां पे आपका पूरा डी ब्लॉक आ गया, ये एस है और एस में दो हैं, और ये आपका पी ब्लॉक आ गया। देखते जाना, ठीक है, आ जाओ, देखते जाओ, आ जाओ, देखो। तो इस ग्राफ को यहां से शुरू करते हैं, मतलब अगर किसी भी ग्राफ को आप यहां से शुरू करो, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, तो इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम हुई। तो जब मैं यहां ऐसा लिख रहा हूं तो आप एक काम करो, आप लेफ्ट टू राइट चलो। आप ये तो कर सकते हो, आप लेफ्ट टू राइट चलिए, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसके ग्राफ को रटने की जरूरत नहीं है। आप तो इतना बताओ कि सबसे लेफ्ट में एल्कली मेटल आता है क्या, उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, पीक पोजीशन पे एल्कली मेटल्स होंगे। पीक पोजीशन पे कौन होंगे? एल्कली मेटल्स। देखो कहां पर है, अरे लिथियम, अरे सोडियम, अरे पोटेशियम, अरे रुबिडियम, अरे सीजियम। किसी भी ग्राफ की पीक पोजीशन पे कौन होगा? एल्कली मेटल्स होंगे। बहुत आसान उसने कहा। और हम भी जानते हैं कि जो सबसे उधर वाला है वही सबसे बड़ा है। ये हम मानते हैं ना ऐसा कि भाई मेटल है, साइज में वॉल्यूम बड़ा है, बड़ी साइज है, वॉल्यूम बड़ा है, तो वो क्या है? एल्कली मेटल से सबसे। तो हमने यहां से शुरू किया, इसको आप लेफ्ट टू राइट देखते जाओ और उसको आप ऐसे देखते जाना। ओके, समझ आई बात? क्योंकि यही तो याद नहीं होते, सवाल यहां से आएगा, पीक पोजीशन किसने ऑक्यूपाई की थी, ऐसे पूछेगा। लोथर मेयर के कर्व में पीक पोजीशन है ना, इन लोथर मेयर कर्व पीक पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स या विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स।
तो वहां होगा हैलोजेंस होंगे, वहां डी ब्लॉक होंगे, एफ ब्लॉक होंगे, वहां एल्कली मेटल्स होंगे, तो हमारा आंसर एल्कली मेटल्स जाएगा क्योंकि सबसे ऊपर ही आएगा। अब देखो इधर से ऊपर से नीचे आने को क्या कहते हैं, असेंडिंग कहते हैं या डिसेंडिंग कैसे है ना, बताओ। ऊपर से नीचे आने को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग। मतलब हम अब इधर जा रहे हैं तो कोई भी पीक होगा, उस पीक पोजीशन से नीचे जाएंगे तो डिसेंडिंग पोजीशन होगी, यानी कि यहां बीच में एल्कलाइन अर्थ मेटल आएगा, इससे आगे वाला, इससे आगे वाला, इससे आगे वाला। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल से जब एल्कलाइन अर्थ मेटल पे आ रहे हो तो वॉल्यूम थोड़ा तो डिक्रीज होगा बेटा, लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज होती है। तो देखो आप खुद सोचो कि मैं आपको मार्क करके दे रहा हूं, देखो क्या इस पीक से ये डिसेंडिंग है, बेरिलियम। क्या ये मैग्नीशियम डिसेंडिंग है, यस। क्या कैल्शियम है, यस। क्या स्ट्रोंशियम है, यस। क्या बेरियम है, यस। यानी डिसेंडिंग पोजीशन पे आपको कौन दिखेंगे, डिसेंडिंग पोजीशन पे आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल दिखेंगे, उससे आगे वाला। बहुत आसान, ठीक है, आसान है। डिसेंडिंग के बाद आप देखो, डिसेंडिंग के बाद एक चीज और नोट करो, डिसेंडिंग के बाद कहीं ना कहीं ये एक बॉटम पार्ट आता है। क्या आता है बेटा, ये बॉटम पार्ट। क्योंकि ऐसे चल के वापस ऊपर जाओगे तो एक बॉटम पार्ट आएगा। बॉटम पार्ट का मतलब है इससे भी कम वॉल्यूम वाले, नीचे आ रहे हैं ना, इससे भी कम वॉल्यूम वाले। तो ये जो है इसमें ये डी ब्लॉक वाले आते हैं बेटा। कौन से आते हैं इसमें, डी ब्लॉक वाले। जरा देखो आप बॉटम पे किसी को भी देख लो, आप बॉटम पे किसी को भी देख लो, ये देखो है ना, यहाँ पे आप बॉटम को देखोगे, यहां तक तो आएगा नहीं क्योंकि फोर्थ पीरियड से शुरू होता है। तो यहाँ के मान के चलो कि इसमें ये रहा, देखो ये आप देखोगे इधर दिख जाएगा आपको, ये वेनेडियम रहा है ना। दूसरे कलर से करता हूं क्योंकि उस कलर से कर लिया था। ये देखो ये वेनेडियम रहा, आयरन रहा, जिंक रहा, कॉपर रहा, कोबाल्ट रहा, देखते जाना, नायोबियम है ना, मोलिब्डेनम, ये आपका हो गया रोडियम, रुथेनियम, कैडमियम, जरा देखते जाओ। ये देखो ये सारे, मतलब जो वो बॉटम पार्ट है वहां पे आपको जो गुच्छा दिख रहा है वो सारा डी ब्लॉक का दिख रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो बॉटम पार्ट है उस पे क्या आएगा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। अब बॉटम के बाद हम वापस चढ़ेंगे, बॉटम के बाद हम क्या करेंगे, वापस चढ़ेंगे। देखो क्या बॉटम के बाद हम वापस चढ़ेंगे, असेंडिंग पोजीशन। क्या उसको डिसेंडिंग बोलेंगे या असेंडिंग बोलेंगे, तो आंसर है असेंडिंग बोलेंगे। हैलोजेंस जो थे वो असेंडिंग पोजीशन पे थे, हैलोजेंस जो भी थे वो असेंडिंग पोजीशन पे थे। जैसे ये रहा आपका क्लोरीन। अब आप बोलोगे ये फ्लोरीन क्यों नहीं है, तो फ्लोरीन ये यहां कहीं आएगा है ना, इसमें लिखा हुआ नहीं है, यहां कहीं मान लो। ये रहा क्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन, ये रहा आयोडीन, चढ़ने वाले है ना। दूसरे कलर से कर देता हूं वरना आप ग्रीन से ग्रीन मैच कर जाओगे। देखते जाओ, ये रहा क्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन, ये रहा आयोडीन। अब कुछ नहीं करना है आपको, तो सिंपल सा जुगाड़ मिल गया ना, आपको तो लेफ्ट टू राइट मूव करना है। और पी ब्लॉक के अंदर उस वक्त उसने जिसको समझाया वो हैलोजेंस थे, ठीक है। तो कुछ मत करो, इधर से चलो इधर और इधर से चलो इधर, बात खत्म। मतलब ये रही आपकी पीक पोजीशन है ना, ये रही आपकी पीक पोजीशन, एल्कली मेटल, डिसेंडिंग एल्कलाइन अर्थ मेटल, बॉटम पार्ट डी ब्लॉक, असेंडिंग इनर्ट गैस हैलोजेंस। ये लो, ये रहा पूरा ग्राफ, याद हो जाएगा है ना, क्योंकि सवाल कहां से आएगा, उन चार में से। आंसर कहां से करोगे, उस जुगाड़ से। कैसे जुगाड़ से, कि आज की पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट देख लेंगे, ठीक है। सर स्पैमर्स आ रहे हैं, आने दो बेटा, उनका भी घर है ना। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरह के लोग होते हैं। स्पैमर्स आर डिस्ट्रक्टिव है, तो वो भी स्टूडेंट, लेकिन क्या है कि डिस्ट्रक्टिव है, खुद का नुकसान करते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये। और एक होते हैं देवता टाइप के लोग ना, तो खुरापाती टाइप के लोग होते हैं ये भी नॉर्मल आदमी होते हैं, बट इनमें थोड़ी असुरी प्रवृत्तियां पाई जाती, राक्षसी टाइप की। तो ये अलग टाइप के, ऐसे चलते को किसी को मार दिया है ना, चलते के किसी की चिमटी काट दी, तो ऐसा थोड़ी कि आज की तारीख में कोई असुर या राक्षस ऐसा थोड़ी पैदा होगा कि ऐसे कोई बाघ की छाल लपेटी हुई हो, पन्ने बांधे हुए हो, यहाँ पे खोपड़ियों की माला हो,
है ना, और ऐसे वाला यूं 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 वाला एक तलवार हो, ऐसा राक्षस नहीं होगा आज की तारीख में। आज के हमारे जमाने में हमारे बीच में ही राक्षस है, वो अलग टाइप के हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इस तरह की हरकतें करेंगे। दो ही तरह के लोग होते हैं। होते ना ऐसा, आपने देखे होंगे, जैसे आपके मोहल्ले में कार खड़ी है, एक बच्चा पत्थर उठाएगा या चाबी उठाएगा, किसी घर की चाबी ले लेगा, और उसको कोई मतलब नहीं है उस कार से, वो अपनी जगह कार खड़ी है और यहां पे ऐसे ऐसे चाबी रखेगा, ऐसे चाबी रख के और दबाते हुए इसको यूं 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 चलता हुआ चला जाएगा। उसने बैठे बिठाए 20-25 हजार का नुकसान कर दिया। ये होते हैं असुर, अलग टाइप के लोग होते हैं। ऐसे किसी का नुकसान नहीं करेंगे, बट हर वक्त उनको हर तरह का नुकसान करने का ही मन में आएगा, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच वाले स्पैमर्स जो हैं असुर हैं, ध्यान मत दो। चले आगे, ठीक। लास्ट में ये चोर, सॉरी, मेंडलीव सर जो हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने सिस्टमेटिक काम किया, देख रहे हो आप, सिस्टमेटिक टेबल वेबल बना ली। हम पढ़ते नहीं उस टेबल को, ये अलग बात है, उसको प्रॉपर नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा देखो भाई, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसने कहा कि हम जो भी टेबल बना रहे हैं या मैं जो भी टेबल बना रहा हूं, उसमें मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की तरह से इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के फॉर्म में जमा रहा हूं, है ना, इंक्रीजिंग फॉर्म में, कि एटॉमिक वेट कम वाला पहले, बाद वाला उसके बाद, उससे ज्यादा वेट वाला बाद में, वो इस तरह से अरेंज कर रहा था। आज की तारीख में ये सेम हम लिखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं उसको, वो बस एटॉमिक नंबर हो जाता है। ये जो वेट शब्द लिखा है ना, इसकी जगह हम नंबर्स लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर्स, बस, बाकी सब कुछ सेम है। हम आज की तारीख में जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो आपके सामने है, आपके नोटबुक में है, जो बनी हुई है, वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, और इसने जो बनाई थी वो एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी। ओके, कुछ एडवांटेज थे, मैंने कहा ना ये शाना आदमी था। इसने क्या कहा कि कुछ कुछ जगह इसने खाली छोड़ दी। इसने क्या किया बेटा, उस टेबल में कुछ कुछ जगह खाली छोड़ दी। इसकी परफॉर्मेंस चल रही थी, है ना, लोथर मेयर का काम हो गया, उसको हटा दिया। क्यों हटाया, कि लोथर मेयर का काम अच्छा था, लेकिन लोथर मेयर का नाम अच्छा नहीं था, है ना, समाज में इज्जत नहीं थी, क्योंकि माल फूंकता था, इसलिए उसके ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, प्रोत्साहित नहीं किया गया, उसको अप्रिसिएट नहीं किया उसके काम को। लेकिन वो जो ग्राफ बना के लाया था, वो ग्राफ एक नंबर था। लेकिन बात वही थी कि जिन्होंने जज साहब लोगों ने पहले ही कह दिया था, चाहिए तो टेबल इज लिंगा में, है ना, तो टेबल नहीं थी तो क्या करे, बेचारा उतर गया, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स कैसे, जैसे उसने एक जगह छोड़ दी, हम जिसको आज गैलियम कहते हैं, उसने एक जगह छोड़ दी, हम जिसको आज स्कैंडियम कहते हैं। उसने उस वक्त एक जगह छोड़ दी जिसको हम आज जर्मेनियम कहते हैं। उसने उस वक्त जगह छोड़ दी जिसको हम आज टेक्नीशियम कहते हैं। तो इसने कहा, इसने क्या किया कि किसी एक डब्बे के नीचे दूसरा डब्बा छोड़ दिया, यूं समझो भाई, यहां तो इसने रख दिया एल्यूमिनियम, और फिर यहां एक डब्बा नीचे खाली छोड़ दिया, ऐसे समझो उसने, है ना। कि अगलों ने कहा कि भाई खाली क्यों छोड़ा है, कुछ तो बता। तो कह रहा है कि भाई वो एल्यूमिनियम के जैसा ही होगा। क्या बोला, कि यहां पे जो भी आएगा उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की जैसी होगी। मेरे को नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस खाली डब्बे में जो भी आएगा उसकी प्रॉपर्टी इस एल्यूमिनियम से मैच करेगी। तो इंटरेस्टिंग चीज तो है, किसी भी चीज को बता रहा है इस तरह से। तो कहा कि भाई अभी एक खाली डब्बा है, ठीक है, कुछ तो नाम बोल। आज जिसको हम गैलियम के नाम से जानते हैं, उसने कहा था एका एल्यूमिनियम। क्या बोला था बेटा उसको, एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के एक बाद आने वाला, बेसिकली उसने ये समझाया, एका एल्यूमिनियम बोला। और उसी तरह से बोरोन के बाद उसने ऐसा बोल दिया, एका बोरोन। हालांकि आज पोजीशन में एका बोरोन के साथ स्कैंडियम नहीं है, लेकिन उस वक्त उसकी टेबल में उसने जगह छोड़ी थी। ये हमेशा के लिए सच नहीं हुआ हालांकि। सिलिकॉन जर्मेनियम, एका सिलिकॉन, ठीक है, एका मैंगनीज। और इसको याद कैसे रखते हैं, तो देख लो, गंगा से जमुना तक,
क्या गंगा से जमुना तक मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में मौजूद थे? क्या ये जो आप इस तरह से मैं लिख देता हूं, गंगा से जमुना तक, सवाल पूछेगा, मान लो, वैसे तो पूछेगा नहीं, मान लो उसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा एलिमेंट मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में मौजूद नहीं था, तो बेटा इन चार में से एक आंसर कर देना, गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम एंड टेक्नीशियम। ये उस वक्त थोड़ी थे, उसने तो जगह खाली छोड़ी थी और बोला था कि प्रॉपर्टी सेम होगी और जो होगा उसका नाम हम एका एल्यूमिनियम रख देते हैं कि भाई ठीक है बाद में बदल लेंगे जो भी होगा, अभी फिलहाल के लिए एका एल्यूमिनियम टाइप करके खाली जगह छोड़ दी। तो इसका मतलब वाकई में देखा जाए तो दीज एलिमेंट्स वर नॉट प्रेजेंट इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स है ये थे थोड़ी, ये तो हम आज बोल रहे हैं इनको कि गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, सही मायने में तो इनके लिए खाली जगह छोड़ी गई थी। तो इसका मतलब है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स नहीं थे। कौन से थे? ऊपर वाले थे, इनके नीचे वाले थोड़ी थे। समझ गए बात को? जगह खाली थी। फिर इसने एक और शाना काम किया कि भाई जो एक आप सोचो, क्लास में एक बच्चा होता है ना ऐसा कि जब टीचर आता है सबको होमवर्क करने के लिए बोलता है, सब लोग होमवर्क करके भी लाते हैं, बड़ा घिस पिट के होमवर्क करके लाते हैं कि जो काम दिया टीचर ने वो काम सब करके लाते हैं। लेकिन एक ऐसी शानी औलाद होती है हर क्लास में, सभी जानते होंगे, हर क्लास में होती है, स्कूल सब पढ़ा है, सबको पता है। एक ऐसा होता है जिसके क्या है कि अलग कीड़े काटते हैं। वो क्या करता है कि कुछ अलग करके लाता है, एक्स्ट्रा करता है। जैसे चैप्टर पहले से पढ़ के आ जाना, जैसे चैप्टर के पहले से होमवर्क करके आ जाना, कि टीचर का पैटर्न पहले से समझ लेना कि वो टीचर क्या चाहता है, उसका माइंड पहले से पढ़कर उसके माइंड के अकॉर्डिंग काम करना और उस टीचर की नजर में वाहवाही लूट लेना। जानते हो ऐसे हर क्लास में होते हैं। तो ऐसा ही ये था। इसने कहा कि रुको रुको, एक काम और बताता हूं। हमारे पास जो भी कुछ हमारे एटॉमिक वेट हमने निकाले हुए हैं, बहुत सारे एटॉमिक वेट निकाले हुए हैं, तो बाकी सारे जो जूरी मेंबर्स थे उन्होंने कहा हाँ निकाले हुए हैं, ठीक है। कह रहे उनमें कुछ कुछ जगह करेक्शंस हैं, ठीक है, किसी ने ढंग से काम नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, मैं करके लाया हूं उसमें करेक्शन। क्या बोला? मैं उसमें क्या करके लाया हूं? करेक्शन। तो वो करेक्शन भी करके गया, इसका काम नहीं था। आप सोचो आज इसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, मतलब ये वो है जो डांस के शो में गाना गा के चला गया, कह रहे कि भाई नाचना है, सब लोग नाच के गए हैं, लेकिन इसने लास्ट में एक क्या बोलते हैं, एक मुखड़ा गा दिया, कह रहे कि एक अंतरा मेरी तरफ से लीजिए आप। ये वो बात, तो नंबर कमाने वाली बात है। ये अपने नंबर बना रहा था। नंबर याद रखो, कैसे याद रखोगे? किस किस एलिमेंट के एटॉमिक वेट में इसने करेक्शन किए। तो बेटा इस ओरम को क्या बोलते हैं? गोल्ड। क्या बोलते हैं इसको? गोल्ड। ये ओरम है, एयू। एयू क्या होता है? गोल्ड होता है। गोल्ड इन इंडियम है ये, ओरम इंडियम। गोल्ड इन प्लैटिनम, बिकम अल्टीमेट। इस सोना और प्लेटिनम मिल जाए तो माहौल ही तगड़ा हो जाएगा, है ना, कि गोल्ड इन प्लेटिनम बिकम्स अल्टीमेट, गोल्ड इन प्लेटिनम बिकम्स अल्टीमेट। बस इससे याद रख लो। ब्रेक 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 ब्रेक, देंगे ना अभी ब्रेक। ऐसा क्या बोर हो रहे हो क्या? इतना बढ़िया तरीके से बता दिया। ऐसी सवाल यहीं से आएंगे, जो कुछ लिखा है वहीं से सवाल आएंगे। ओके, याद हो जाएगा। चलो आओ 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 सैया, आगे बढ़ते। डिसएडवांटेज। भाई सारे काम बढ़िया कर रहा है, ऐसा तो थोड़ी कि, है ना, ठीक है, जज लोगों को पता चल गया, जूरी मेंबर्स को ये पता लग गया कि ठीक है यार इसी की होएगी आज तो, ये है ना, दोनों डेयरी मिल्क तो हैं जो ये लेके जाएगा भाई, दोनों चॉकलेट है। लेकिन कमी तो निकाले, नहीं तो चोड़ में आता घूमेगा मार्केट में, हम चोड़े बाजार संकड़े हो जाएगा, ये किसी की सुनेगा ही नहीं, ये रोला काटेगा अपना सारे दिन।
ठीक है, तो इसकी सुनेगा नहीं, तो इसने कहा इसकी कुछ कमियां निकालोगे, इसको 2 मिनट थोड़ा दबाते हैं, ठीक है, जीता हुआ है ये, लेकिन इसको बोलते हैं कि भाई तेरा भी काम ठीक नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इधर आओ, कि तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था। तो इसने कहा कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, सॉरी, जिसका एटॉमिक वेट कम होगा वो पहले आएगा, और जिसका एटॉमिक नंबर, एक तो मैं नंबर बार बार बोल रहा हूं, जिसका एटॉमिक वेट कम होगा वो पहले आएगा, और जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। ऐसा ही बोला ना। लेकिन कुछ ऐसे पेयर्स थे जिसमें ये फॉलो नहीं हो रहा था, लाइक उल्टा हो रहा था, कि जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा था वो उसकी टेबल में पहले लिखा हुआ था, और जिसका एटॉमिक वेट कम था वो उसकी टेबल में बाद में लिखा हुआ था, यानी कि वो पूरा ऑर्डर जो है वो उल्टा हो जा रहा था। तो ऐसे कुछ पेयर्स उन सब लोगों ने छांटे मिलकर, और इसको थोड़ा सा समझाया गया कि ज्यादा चौड़ में मत आ, गलतियां तेरे अंदर भी है। क्या बोला? गलतियां तेरे अंदर भी हैं। गलतियों को याद कैसे रखोगे? जैसे आर्गन और पोटेशियम हो गया, टेल्यूरियम आयोडीन हो गया, ये इस तरह से आपको याद कैसे रखना है? ऐसे रख दो, मैं लिख देता हूं, आमिर खान, सभी जानते हैं। अच्छा, हमको बता रहा है, हमको सिखा रहा है वो, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं? आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं? याद हो जाएगा भाई। तो इससे आपको 2-2 के सेट में पेयर याद कर लेने हैं, काम हो जाएगा। सर नोट्स बनाने हैं क्या? अब यार इसके तो बाद में ही बना लेना, 2 पेज छोड़ दो, बाद में बना लेना, है ना। पीडीएफ से नोट कर लेना एज इट इज, और कुछ तो लिखना है नहीं, यही कर लेना, ज्यादा ठीक रहेगा। मैं एक पूछ रहा है रात को कब सोते हो, मतलब मुझे पूछ रहा है या किसी और से पूछ रहा है ये तो नहीं पता, पर पूछ रहा है, कह रहा है कि रात को कब सोते हो। सब लोग बता दो भाई इसको सोने का टाइम, ठीक है, ताकि ये भी उस वक्त सो जाए। बता दो इसको। कई रातों से नहीं सो पाया है वो, उसको चैन की नींद चाहिए। चले आगे। लो भाई, चाय मंगवाई जाए। चाय लाओ भाई, आज तो रील भी डालिए चाय वाली यार, एक चाय पिला दो। हैं? चले, यस, सब लोग अपने सोने का टाइम बता रहे हैं, गुड। कमेंट्स में माहौल चलता रहना चाहिए, इससे नींद नहीं आती, है ना, अभी नहीं आती, बाकी तो करनी है। एनीवेज, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम देख लेते हैं। कुछ नहीं है, ये सब आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस वगैरह में शायद ये आई थिंक नाम आपको दिखे होंगे, उनका मतलब क्या है बेसिकली वो पता होना चाहिए। ये तुमसे कोई नहीं पूछ रहा, ये कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा समझाई हुई हो, बस ये ऐसे कुछ नाम हैं जो बार बार आपकी आंखों के सामने आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि क्या ये मुझे पता है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स देखा होगा। इसको मैं इन शॉर्ट लिख दूं, अगर मैं इसको इन शॉर्ट लिख दूं तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने जो ब्रैकेट में लिखा है बेटा उस पर थोड़ा ध्यान दे देना, ये मैं नहीं बोलता, ये एनसीईआरटी बोलती है, ये मैं नहीं बोलता, ये एनसीईआरटी बोलती है। मैं तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की एक डेफिनेशन और भी जानता हूं, जो मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूं दूसरी किताबों में। वो ये कहता है कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, वो ये इनर्ट गैस को इंक्लूड नहीं करता, है ना। लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। एनसीईआरटी ने कहा और एस और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट, क्या बोल दिया उसने, एस और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स, बस ऐसे बोल दिया उसने, और कुछ नहीं बोला। क्या उसने इनर्ट गैस को अलग किया? नहीं किया।
क्या हम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कभी वहां से सवाल आता है तो वो आंसर तो एनसीईआरटी से जाएगा। तो वो जो ब्रैकेट में लिखी हुई बात है उसको पहले, ये कसम है, कसम है ना, ये कसम दी हुई है कि एनसीईआरटी की कसम है, ऐसे ही सोचना है। तो ये कसम है बेटा, ठीक है। इस डेफिनेशन को हिंदी में डिफाइन कीजिए। वाह 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 वाह, इसने पूरा जो ये भसड़ जितनी लिखी हुई है ना, इस भसड़ में ये लिखा हुआ है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट 13 से 18 तक के ग्रुप के होते हैं, बोरोन से लेके इधर 18 ग्रुप तक, 13 से लेके 18 ग्रुप तक, यही तो पूरा पी ब्लॉक होता है। तो इसने कहा कि सारे पी ब्लॉक वाले, ठीक है भाई, और फिर कहा कि पी ब्लॉक को एस ब्लॉक के साथ मिला दो। तो मैंने एकदम सस्ती भाषा में लिख दिया कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट, बात खत्म। क्या करना उसका? तो जिसने हिंदी पूछी मैं बता देता हूं कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ये कहते हैं हम। ओके ओके, ठीक है भाई। हैलोजेंस कौन बताएगा कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं? कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं? ग्रुप 17। कौन से होते हैं बेटा? ग्रुप 17। क्या नाम पता है? FClBrI। अब ये ऐसे आपको नेट वगैरह पे मिल जाएगा कि हैलोजेंस को हैलोजेंस क्यों कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कहते हैं ना कि किसी का नाम क्यों रखा जाता है, उसकी आदतों से किसी का नाम रखा जाता है। इनका चरित्र है, इनका खास चरित्र है कि ये सॉल्ट अच्छे से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे एस ब्लॉक वालों के साथ इनके सॉल्ट बहुत मिलते हैं, NaF, NaCl, NaBr, है ना, इस तरह से KF, KCl, KBr, इस तरह के बहुत सारे सॉल्ट मिलते हैं। तो सॉल्ट फॉर्मेशन जो करता है उसको हैलोजन, हेलो वर्ड से, मतलब ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसमें हेलो का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मेशन करना। इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, आप तो ये पूछेगा हैलोजेंस क्या होते हैं, FClBrI। फिर आता है चैल्कोजेंस। चैल्कोज का मतलब होता है ओर, ओर का मतलब होता है मिनरल, ऐसा मिनरल जिससे मेटल निकाल सकें उसको बोलते हैं ओर। ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जमीन में से कोई चीज लेकर आते हैं और उसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो जमीन में से हम लेकर आए वो ओर है। माइनिंग करके हम जिस चीज को निकाल रहे हैं हम उसको सबको मिनरल बोलते हैं। लेकिन ऐसा मिनरल जिसको आप मेटल एक्सट्रैक्शन में यूज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर मिनरल का नाम क्या हो जाता है बेटा? ओर हो जाता है। तो देखा गया कि ओर फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा काम में आते हैं ग्रुप 16 वालों को। देखा गया कि ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये सबसे ज्यादा आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर, जमीन के अंदर इनके कंपाउंड्स मिलते हैं ओर की फॉर्म में, इसलिए इनका नाम होता है चैल्कोजेंस। क्या नाम होता है इनका? चैल्कोजेंस। फिर आता है ये पी साइलेंट है, निक्टोजेंस। क्या नाम आता है? निक्टोजेंस। ये होते हैं आपके ग्रुप 15 वाले, इनके नाम है और कुछ नहीं, आपको भी पता है NP, ये वाले, ये निक्टोजेंस होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? निक्टोजेंस। सर निक्टोजन का मतलब क्या है? तो मैंने कहीं पढ़ा था, है ना, क्योंकि ये सब चीजें तो इधर उधर ही पढ़नी पड़ती है। तो निक्टोजेंस का मतलब होता है, निक्टोजन का मतलब होता है ऐसी जो गैस प्रोड्यूस करे बेसिकली, है ना, कुछ गैस वगैरह प्रोड्यूस करे, है ना, वो सारे कैटेगरी, इनकी जो रिएक्शंस वगैरह होती हैं इनमें से केमिकल रिएक्शंस में जनरली ये कुछ गैस प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, इसलिए इनका एक साथ नाम रख दिया निक्टोजेंस। क्योंकि ये तो रखे हुए नाम है ना, जिसको जो अच्छा लगा रख लिया, तो ये निक्टोजेंस इनको बोलते हैं। सफोकेटिंग कुछ गैस जो हैं वो रिलीज करते हैं रिएक्शंस वगैरह में, वही। नोबल गैसेस बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक ग्रुप पेप्टीन सभी जानते हैं कौन कौन होती है, वो भी लिख लेना। लेंथेनॉइड्स कौन कौन होता है? लेंथेनॉइड्स कहां से कहां होते हैं? 58 to 71, सबको पता है। और भी डिटेल में मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, जाके चेक कर सकते हो। लेंथेनॉइड्स होते हैं। एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? एक्टिनॉइड्स आपके होते हैं 90 से 103, बताइए आपको, ये एक्टिनॉइड्स होते हैं। और भी एक्टिनॉइड्स के बारे में सब कुछ बता ही रखा है मैंने, एक्टिनॉइड्स के बारे में और सारा कुछ तो बता ही रखा है मैंने, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, दोनों एक ही बात है ना। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स
है ना, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग जेड मोर देन 92, और 92 आपका क्या होता है, यूरेनियम। मतलब देसी भाषा में कहें तो यूरेनियम के बाद में आने वाले सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांस यूरेनिक कहलाते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग जेड मोर देन, या यूं डायरेक्ट आप इसको सस्ती भाषा में भी लिख सकते हो, ऐसे एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92। तो इसने ऐसा कहा हुआ है कि 92 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बात वही है, 92 के बाद आने वाले ही 92 से ज्यादा होंगे ना बेटा, तो एक ही बात है। ओके, यस, ऑल द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, डेफिनेटली ऑल आर रेडियो एक्टिव। अल्टीमेट शेल, है ना, अल्टीमेट शेल क्या होती है बेटा, nth शेल। अल्टीमेट शेल को क्या बोलते हैं, nth शेल। आपने ये नाम सुना होगा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह में आपको आया भी होगा ये नाम, nth शेल। nth शेल का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। ये लो, उसको क्या बोलते हैं, सबसे बाहर वाली। जैसे कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखा हो ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ इसमें अल्टीमेट शेल कौन सी हो गई, ये, तो ये अल्टीमेट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, nth शेल सबसे बाहर वाली, और एक कम वाली, है ना, ये n-1 हो गई, और इस n-1 को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट। ये लो, तो ये आपकी हो गई क्या, n-1 शेल। ओके, है ना, आसान आसान चीजें। बार बार ये नाम आपके सामने आए होंगे, परेशान भी हुए होंगे, मैंने कहा था लास्ट में सब बता दूंगा मैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वापस लिख रहा हूं, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स but now according to IUPAC, अब इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन क्या है, बट नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC, क्या एलिमेंट्स, कौन से, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इनकम्प्लीट डी सबशेल हो, जैसे एलिमेंट्स जिनमें इनकम्प्लीट डी सबशेल हो। एलिमेंट्स हैविंग, लिखता हूं, एलिमेंट्स, और वो भी कौन से, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ, ये नोट कर सकते हो, ये काम की चीज है, हैविंग इनकम्प्लीट n-1 डी सबशेल either in neutral or any ionic state। मतलब कोई आपको लिखा हुआ है कि, अभी बताते हैं इसको, एक बार नोट करो, चलो आते हैं वापस इस बात पे, फटाफट नोट करो। पहले वाला नोट करवाऊं क्या, ये वाला नहीं किया हो तो, ये वैसे जल्दी जल्दी कर लो, ये कर लिया था आपने, ठीक है, ये कुछ समझने का तो है नहीं, जो बता रहा हूं वही देखते रहो। ट्रांजिशन एलिमेंट वैसे तो डी ब्लॉक में 12th क्लास में समझाया जाता है, बट मैं आपको यहां समझा रहा हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक्चुअल में आज की तारीख में जो IUPAC ने ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला है, हालांकि बहुत पहले क्या था, शुरुआत में डी ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ट्रांजिशन क्या होता है, किसी दो चीजों के बीच की चीज, ट्रांजिशन वही होता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती थी बेटा, डी ब्लॉक की जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखी गई, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टी देखी गई। एस ब्लॉक लेफ्ट में,
और पी ब्लॉक राइट में, और बीच में बैठते हैं अपने डी ब्लॉक, है ना। आप पीरियोडिक टेबल को देखो कि डी ब्लॉक कहां मिलेगा आपको, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बीच में मिलेगा, और बीच वाले को ट्रांजिशन कहते हैं। बीच वाले को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल, बीच वाले को यही कहते हैं ट्रांजिशनल। तो ट्रांजिशन वर्ड इनको दिया तो उस वक्त था, क्यों दिया था, नाम भी इसलिए दिया था कि एस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी और जो पी ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज थी, उनके बीच की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज इनके पास थी, तो नाम दे दिया डी ब्लॉक। लेकिन बाद में आज आईयूपीएससी ने इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दी, और वो प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें n-1 डी सबशेल जो है वो इनकम्प्लीट हो। अच्छा, n-1 डी में कितने आ सकते हैं बेटा, 10 आ सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर डी 0 है और डी 10 है, ये कभी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, बिकॉज दे आर नॉट पार्शियली फिल्ड। हमारी शर्त है इनकम्प्लीट डी सबशेल चाहिए। इनकम्प्लीट डी सबशेल का मतलब होता है पार्शियली फिल्ड डी चाहिए, और पार्शियली फिल्ड का मतलब है ना तो पूरी तरह से खाली और ना ही पूरी तरह से भरा हुआ। दैट मीन्स अगर कोई D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानेंगे। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी इस कैटेगरी से बाहर हो गए हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम इस कैटेगरी से बाहर रखेंगे। नोट कर लिया हो तो मैं अगली स्लाइड पे समझा दूंगा। पोल कब कराओगे, कराएंगे बेटा, पोल ही पोल कराएंगे एक दिन, ठीक है। पोल कराते रहेंगे, सिलेक्शन कब होएगा समझ नहीं आएगा मेरे को। आओ देखो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि मैंने लिख दिया स्कैंडियम, मैंने क्या लिख दिया, स्कैंडियम, बहुत है ना। और यहां मान लो मैंने लिख दिया मैंगनीज, है ना, मैंने लिख दिया क्रोमियम। अब जरा देखो इस बात को, ये देखो स्कैंडियम क्या होता है। ये स्कैंडियम में अगर आप जाकर देखोगे, आउटर मोस्ट देखना होता है बेसिकली हमको, तो हमारे पास क्या आता है 3D1,4s2। क्या यूं आपको मैं देसी जुगाड़ बता देता हूं, चलो जुगाड़ छोड़ो, हटाओ। जुगाड़ क्या है कि अगर D1 to 9 है तो वो ट्रांजिशन होगा, और अगर D0 एंड D10 ये ट्रांजिशन नहीं होंगे। बस बात खत्म, ये लो। तो आपने देखा स्कैंडियम क्या है, प्लस। ये अगर आप स्कैंडियम +2 भी करोगे, देखो ये रहा इनकम्प्लीट, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, यस। मैंगनीज 3D5 है ना, 4s2, क्या ये इनकम्प्लीट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ओके। देखेंगे बेटा, सब कर लेंगे, सारे फीचर्स आपके यूज कर लेंगे, ठीक है, जो कुछ है कर लेंगे, लेकिन एक रिदम आने दो चीजों में पकड़। हर सब्जेक्ट अलग होता है, ठीक है। पहले दिन आके पोल करवा के कोई ऐसी तैसी नहीं करवाएगा टीचर अपनी आके यहाँ पे। जो चीज जिस हिसाब से चलती है ना, ये सिस्टम है, इनका सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, बढ़िया है। हमको जब जरूरत होगी हम तब यूज करेंगे ना बेटा, रोज थोड़ी खोल के बैठ जाएंगे, ठीक है। रोज वही तो कह रहा हूं, हर वक्त इंस्टाग्राम रील्स देखने लग जाए तो क्या होगा, वो भी सिस्टम है, माइंड रिलैक्स करता है, ठीक है, थोड़ा देख लिया कोई बात नहीं। हर चीज का टाइम होता है, जहां जरूरत होगी सारी चीजों को यूज किया जाता है। इसलिए नहीं है ये फीचर्स की रोज बैठ के पोल करवा रहे हैं। और किसी ड्रॉपर से जाके पूछो पोल से क्या होता है, जो वो बता देगा आपको पोल से क्या होता है। इनऑर्गेनिक के सवाल 3 सेकंड में होते हैं, इसमें मिनिमम टाइम 30 सेकंड का है। इसीलिए ये चीज आपको समझ नहीं आएगी बेटा अभी, वो तो मैं करवा दूंगा, क्वेश्चंस लाऊंगा तब करवा दूंगा पोल्स, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बट तुम्हारी जो फालतू की जिद होती है ना, पोल पोल पोल, कुछ नहीं हो रहा उससे। मीठा जहर है वो, पूरा मत मानना लेकिन है। क्रोमियम 3D4 4s1, सॉरी 3D5 4s1, ये होता है। तो ये भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक कैडमियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिंक और कैडमियम और मरकरी, ये देखो, ये रहा आपका जिंक, ये रहा आपका कैडमियम, ये रहा आपका मरकरी। तो देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D10 4s2,
इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4d10 5s2, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 5d10 लास्ट का है ना 6s2। ठीक है, अब जरा देखो, क्या ये d10 है? क्या ये d10 है? यस। क्या ये d10 है? d10 है, d10 है। और जो d10 होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। तो जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको इस कैटेगरी से बाहर कर दिया। ओके, एक पूछ रही है किसी से कि तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। मेरे पास एक अच्छे पंडित जी हैं बेटा, दोनों का डेट ऑफ बर्थ दे दो, मैं कुंडली मिलवा लेता हूं। क्योंकि तुम तो उल्टा सोचते हो ना, हम तो ये सोचते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तुमने पहला वाला देखना ही नहीं है, तुम्हारा सिर्फ ध्यान बढ़ाने ही बढ़ाने पे, पढ़ाने में है ही नहीं। तुम्हारे को मतलब ही नहीं है, तुमको दूसरी वाली चीज समझ आती है कि सिर्फ बढ़ेगा इंडिया, है ना। पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बढ़ेगा इंडिया। कैसे बढ़ेगा? अरे फुल बढ़ेगा, 150 की स्पीड से बढ़ेगा। दोनों अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हो, मैं पंडित जी को दिखा देता हूँ। मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ, मैं भी देख लूंगा थोड़ा बहुत। गुण वुण तो मैं भी मिला लेता हूँ, किसके कितने मिल रहे हैं जो। ये काम तो मेरे को भी आता है। बताओ फिर, करवा ले है? बताओ बताओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, ऐसे करके करवा ले सारा कुछ, बजा दे सहनाई। कमाल है यार, हद मतलब। आओ बढ़े आगे। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब समझ आ गया? एनसीईआरटी तड़का आपके सामने, करते हैं इसको शुरू, है ना। एनसीईआरटी तड़का देखते हैं, उसके बाद हम रिवीजन एक काम करते हैं। वो जो रिवीजन वाली बात है ना, वो आज हो तो नहीं पाएगी हमारी, तो हम ये वाला काम कर लेते हैं। इससे आपको क्या है कि वैसे भी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो याद आ जाएगी चीजें। जो नहीं आएगी वो समझाऊंगा, कुछ जगह पे चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं जिसमें से कुछ कुछ शब्द को चुरा कर उनको खाली स्थान बना दिया गया है। आपको पहचानना है कि वो क्या है। आप उस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, वो याद आएगा। पता करो, मैंने कहा था ना, फिल इन द ब्लैंक्स आपके दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके रख देता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी तड़का मारेंगे आज हम। आइए तड़के में सबसे पहले, आज हमारे पास वैसे फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं। ऐसे आपको एनसीईआरटी तड़का में, ये तो क्या बेटा बेसिक चैप्टर है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में मैं आपको कोशिश करूंगा रोज एनसीईआरटी तड़का में कुछ कुछ चीजें रोज छोटी छोटी लेकर आऊं, कोशिश करूंगा। ठीक है, कभी कभी नहीं भी लाऊं तो गरिया मत देना मेरे को, लेकिन ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन, पहला, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 4। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द जिसकी जिक्र मैंने क्लास शुरू करने से पहले किया था। लगाओ, बताओ, लगा दिमाग कि एक इलेक्ट्रॉन, ये सब एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइंस हैं, मैंने इसमें से सिर्फ शब्द हटाए हैं। मैंने अपना दिमाग लगाया है, 10-15 मिनट में ये चीजें तैयार करी है। यस, क्वांटम नंबर्स। यस, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस होता है ना, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एटम की पोजीशन बता देता है। तो एन इलेक्ट्रॉन इन एटम, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होता है? क्वांटम नंबर्स से डिसाइड होता है। आपको पता है कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर हैं, है ना? एन, एल, एम, एस, पता है ना बेटा? वो चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर से होता है। यस, गुड 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 गुड। नेक्स्ट, एन एलिमेंट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट। यहां कुछ शब्द आएगा, लगाओ दिमाग। जैसे मैंने आपको बताया था, अच्छा मैं कुछ कुछ याद दिलाता हूं, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपके दिमाग पे प्रेशर डाल देंगे, ऐसा नहीं बेटा, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि हम एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, हम पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं।
हम डी ब्लॉक को डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, हम एफ ब्लॉक को एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं, नियम से चलते हैं। हो सकता हो इनमें कुछ एक्सेप्शन हो डी और एफ में, बट उनको साइड में करो। लेकिन हम इनका नाम एस पी डी एफ क्यों रखते हैं, पोजीशन, देखो एलिमेंट की लोकेशन कौन से ब्लॉक का है, वो कहां से डिसाइड होता है। हाँ, सबशेल बोल सकते हो। और सबसे अच्छा शब्द होता है ऑर्बिटल्स। क्या होता है सबसे अच्छा शब्द, क्या होता है, ऑर्बिटल। यस, गुड, दोनों चीजें ठीक है, बट अगर आप मोर प्रिसाइज जाना चाहते हो तो ऑर्बिटल बोलिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, पी ऑर्बिटल तो पी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल तो डी ब्लॉक, एस ऑर्बिटल तो एस ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल तो एफ ब्लॉक। शब्द को समझ आया। तो ये जो आपने बात देखी है ये क्या है, लास्ट ऑर्बिटल कौन सा भरा गया है, लास्ट ऑर्बिटल जो भरा गया है उससे डिसाइड होती है उसकी लोकेशन। आओ अगला चलते हैं, देखते जाओ। तरीका ठीक है ये बेटा, इसको बाद में नोट कर लेना, करो तो कर लेना, बाद में नहीं तो फोटो वगैरह भी आप या पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इतना सब कुछ क्यों लिखोगे, ये तो एनसीईआरटी की लाइंस ही हैं, है ना। ये तो बेसिकली आपको चीजें वापस से रिवाइज कराने के लिए। ऑर्बिटल, यस, सबशेल चलेगा, बट ऑर्बिटल इज मोर प्रिसाइज। क्लियर है। नेक्स्ट, सक्सेसिव पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। ठीक है, ये इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, क्योंकि ये मुझे खुद ही समझाना है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें भूल गया, ऐसा कुछ नहीं है। कि कोई भी पीरियड जो है वो किस पे होता है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है, एन, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीरियड नंबर, है ना। तो हमको पहले से पता है कि जो पीरियड नंबर होता है, पीरियड नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। ये चीज हम जानते हैं, जिसको इन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड की वैल्यू बदलती है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, इस तरह से पीरियड नंबर जो इंक्रीज होते हैं वो इसलिए होते हैं कि फर्स्ट पीरियड का मतलब है कि एक नंबर शेल भरेगी, फर्स्ट पीरियड का मतलब है कि उसमें एन की वैल्यू एक होगी। फिर आपने सेकेंड पीरियड क्यों बोला, क्योंकि उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें इससे आगे वाली शेल भरेगी, मतलब दो नंबर भरेगी। फिर आपने थर्ड पीरियड को थर्ड पीरियड क्यों बोला, क्योंकि थर्ड पीरियड वो सब होंगे जिनमें इससे भी आगे वाली शेल भरेगी। फोर्थ पीरियड वो होंगे जिनमें इससे आगे वाली शेल भरेगी। तो ये कह रहा है कि पीरियड नंबर इसलिए इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि हम नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल को फिल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में। ओके, क्लियर है बेटा, ठीक है, चलो, तो ये भी समझ आ गया। द नंबर, नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ, लगाओ दिमाग, ये थोड़ा आपके लिए हो सकता है, मैंने बोला होगा ये स्टेटमेंट, बस इस लैंग्वेज में आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। यस यस यस, जल्दी बताओ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो ऐसे सोचा करो कि जैसे ये कह रहा है कि हमने एक चीज करी थी, याद है, हमने एक चीज करी थी कि हमने कुछ ऐसा देखा था कि एस एस पी, एस पी ऐसे देखा था, आगे एस डी पी भी था, देखा था। इसमें कितने डब्बे होते हैं, एक डब्बा। इसमें कितने डब्बे होते हैं, तीन डब्बे। इसमें भी कितना डब्बा होता है, सॉरी, हाँ, इसमें एक डब्बा। इसमें कितना डब्बा, एक। इसमें कितने डब्बे, तीन। इसमें कितना डब्बा, एक। इसमें कितने डब्बे, तीन। इसमें कितना डब्बा, एक। इसमें कितने डब्बे, पांच। इसमें कितने डब्बे, तीन। ये जो डब्बे दिख रहे हैं ना आपको, डब्बे 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 के डबल कर दो। डब्बों को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। डब्बों को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स, है ना। डब्बों का डबल कर दो। हमने कैसे किया था पता है, हमको पता है कि एक डब्बे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, दो। एक डब्बे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, दो। तो या तो मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं या मैं जितने डब्बे हैं उसको इंटू टू कर दूं। अरे बात तो एक ही मेरे भाई, अगर मैं इसमें दो बोल रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं, दो इलेक्ट्रॉन से मत देख, डब्बे को दो से गुणा कर ले, अरे तो एक ही तो बात है, एक ही बात है। तो बेसिकली जितने ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं उसको ट्वाइस कर दीजिए। जितने ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं उसको क्या करते हैं, ट्वाइस। इलेक्ट्रॉन वर्ड वहां नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डबल नहीं कर सकते आप। बेसिकली डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो या तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो जो इसमें आते हैं, एक ही बात भाई, या तो आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, या आप इसके 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, या फिर आप इसको 5 इंटू 2 भी तो कर सकते हो। 5 डब्बे इंटू 2, एक डब्बा इंटू 2, एक ही बात है। और
और ये देखो या तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन से काउंट कर लो कि भैया 6 इलेक्ट्रॉन, या आप इसको 3 इंटू 2 कर दो क्योंकि डब्बे को ट्वाइस कर दो, या हमको पहले से पता है कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो या तो आप 2 + 10 + 6 कर दो, या आपको पता है कि एक डब्बा है ना, एक ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा? 1 + 5 + 3 कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। या आप इसको इंटू 2 करके डायरेक्ट 18 कर दो, इसकी टोटल भी 18 आएगी और इसकी टोटल भी 18 आएगी। वो बेसिकली ऑर्बिटल्स के नंबर को ट्वाइस कर रहा है। एक ही बात है, आप या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काउंट कर दीजिए या आप ऑर्बिटल्स का ट्वाइस कर दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि एक डब्बे में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। करेक्ट? बात समझ आई? इसी तरह से 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 4 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 8। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 4 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 8। 1 डब्बा, 1 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 2। तो हमको पता है इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 8 एलिमेंट, 8 इसमें 18, और ये चीज हम पहले से कर चुके हैं। बस वो उस लैंग्वेज में फंसा रहा है कि ऑर्बिटल के डबल कर दो या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो। क्लियर है? लो चले आगे। तो बताओ यहां क्या भर दूं राजा? ऑर्बिटल भर दूं। करेक्ट। एनसीईआरटी की लाइंस हैं, मैंने कोई इसमें मैनिपुलेट नहीं किया है, मैनिपुलेशन नहीं किया है, एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है। एक अमृता का दीवाना घूम रहा है यहां पे। चलो, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है रेस्पेक्टिवली। कौन बताएगा? ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स का और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं? बताओ जल्दी 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 जल्दी। NS1 और NS2। अच्छा एक चीज प्लीज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये मैं आज पहली बार कर रहा हूं, शायद अपने इस टीचिंग करियर में भी, है ना, शायद आप लोग, मतलब आप लोगों को ये चीज पहली बार मिली। मेरे जो 10 साल का टीचिंग करियर है जो अब तक निकला है, उसमें ये मैं पहली बार कर रहा हूं बेटा। आज ये पहला दिन है। मतलब ये चीज इनफैक्ट मेरे लिए उतनी एक्साइटिंग है, मैं खुद इन चीजों को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि यार मैं ये चीजें कैसे करूंगा, है ना। तो मैं ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला और ये सब चीजें जो है ये मैं पहली बार कर रहा हूं। तो बस एक बार बता दो क्या ये चीजें ठीक लग रही है आपको? क्योंकि यार मेरा भी एक्सपेरिमेंट है बेसिकली ये। क्या ये तरीका ठीक है? क्या एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस पर पकड़ बनाने के लिए ये तरीका अच्छा है ना? क्योंकि हमारे को अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो डिट्टो एक लाइन उठ के आती है। तो हम इस लैंग्वेज से गो थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। हमारे को इस लैंग्वेज से जान पहचान बन रही है हमारी, एनसीईआरटी की लैंग्वेज से, क्योंकि आनी वही है। हमने ये देख लिया लास्ट 3-4 साल से यही हो रहा है कि वो लाइन्स ही उठाते हैं, तो मैंने भी लाइन्स ही उठा ली। ठीक है बेटा, ओके। हाँ बस फीडबैक मांगा मैंने, है ना, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। ठीक है, कह रहा अच्छा आपका भी फर्स्ट टाइम है? हाँ सर हमारा भी फर्स्ट टाइम है। ओह, तो ये NS1 इसका होगा एंड NS2 उसका होगा, ठीक है, पता ही आपको। ओके, चलिए। और इसमें बहुत अब जैसे जैसे नया चैप्टर आएगा ना, मतलब मैं एकदम क्रिएटिव टाइप का आदमी हूं, कारीगरी दिखा दूंगा अपनी, चिंता मत करो, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारे सेशन ले लूंगा आपके, कुछ नहीं छोड़ेंगे, चाट जाएंगे एनसीईआरटी को, चिंता मत करना, मेरे साथ बने रहना, चिंता मत करना, ठीक है। और ये सब बातें वाहियात होती है कि 11th बर्बाद क्यों भाई? पढ़ो, नहीं होगी बर्बाद, कुछ नहीं होने देना। जो चीज हमारे हाथ में है उसको जाने नहीं देना है। इतने कमजोर नहीं है हम कि किसी चीज को छोड़ दें, ऐसे ही गिव अप कर दें। क्यों कर दें? क्यों बोल दें 11th बर्बाद? 11th को 11th में इतना अच्छे से पढ़ें कि 12th में उसको रिवाइज करें तो ज्यादा दर्द ना आए। हर कोई भूलता है, जब आप नेक्स्ट ईयर जाओगे 12th क्लास में जाओगे बेटा, तो 11th क्लास का पेन आपको सबसे ज्यादा होगा। हर किसी को होता है, एक टॉपर को भी होता है, एक एवरेज बच्चे को भी होता है, और एक जो नहीं पढ़ता है उसके भी दर्द तो बहुत सारे होते हैं बेचारे के। लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं,
हमारी कोशिश एक हो सकती है। ये सब आपको वापस पढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब कोई आपके लिए एफर्ट कर रहा होता है ना, तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि हम भी उसको साथ दें, उसके साथ मेहनत करें। वो मैं मेरे लिए बोल रहा हूं, सारे टीचर्स के लिए बोल रहा हूं, और सबसे ऊपर जो भगवान है आपके लिए, पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि वो आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? वो ध्यान रखना, मतलब वो आपके लिए ही कर रहे हैं सब कुछ, तो उनका साथ देना बेटा। उनको कभी भी ऐसा मत करना कि कर रहे होंगे यार, सारे ही करते हैं, पैदा किया है, क्या किया है ना? सारे माँ बाप करते हैं, पैदा किया तो पालेंगे, सारे करते हैं, ये भी कर रहे हैं, नहीं। कुछ उम्मीदें होंगी उनको तुम्हारे से, इसलिए कर रहे होंगे, तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना बेटा, कभी धोखा मत देना। In S block elements, the metallic character and the reactivity as we go down the group क्या होती है? इंक्रीज डिक्रीज में से एक शब्द आपको लिखना है बेसिकली। लगाओ दिमाग और बताओ। यस, जैसे वैसे तो मैं रिवीजन भी करवा देता है ना, तो मेरे को लगा कि आज, क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड था इन चीजों को लेकर, तो मैंने रिवीजन को नेक्स्ट लेक्चर पे ले जाकर ये चीजें, अब ये जैसे मैं रिवाइज कराता तो मैं आपको जरूर बताता ये चीज कि क्या होता है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो इस वजह से मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है और रिएक्टिविटी भी बढ़ती है, याद है? तो यहां क्या आएगी? इंक्रीजेस। यहां क्या शब्द आ जाएगा? इंक्रीजेस। गुड, क्योंकि अच्छे आंसर मिल रहे हैं मुझे, मतलब मेरे को खुशी हो रही है, मेरे को गर्व हो रहा है कि मैंने इतने दिन जो है वो क्लास नहीं ली किसी कारण से, उसके बाद भी आप लोग जो हैं वो इसे जवाब दे रहे हो, तो पहली चीज तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए, है ना? और मैं हाथ जोड़ता हूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि हाथ हमेशा माफी में जोड़े जाते हैं, हाथ हमेशा जो है वो किसी से माफी मांगने में जोड़े जाते हैं, और हाथ जो है वो हमेशा छोटा आदमी ही बड़े आदमी के सामने जोड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रिया अदा करने के तरीके होते हैं, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और थैंक्स किसी को भी बोला जा सकता है ना। जब आप फील करते हो अंदर से तो उसके लिए बोल सकते हो, और हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति है। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड विद ए क्लोज वैलेंस शेल, कुछ कुछ हिंट मिल रहा है मुझे कि जिसकी वैलेंस शेल क्लोज होती है, मतलब फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है बेटा ये। क्लोज्ड वैलेंस शेल का मतलब फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। लगाओ, बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। यस, हर एक पीरियड का एंड इनर्ट गैस होती है, राइट? इनर्ट गैस बोल दो, नोबल गैस बोल दो, जो बोलना है बोल दो, इनर्ट गैस बोल दो, नोबल गैस बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसका वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन आप जाकर देखोगे, मैंने आपको पी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दिया था NS2 और NP6, ये कंप्लीट है। NS2 NP6 जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, क्लोज्ड वैलेंस शेल पूरी भर गई, S में 2 होना और P में 6 इलेक्ट्रॉन होना, मतलब भर गया वो पूरा। तो NS2 NP6 टाइप के जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो किसके होते हैं? नोबल गैसेस के होते हैं, ठीक है? इनर्ट गैस भी बोल सकते हो। बात तो समझ में आ गई बेटा? यस, अभी हमने मेटालिक कैरेक्टर की बात करी थी, अब हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे। जरा बताइए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड में बात कर रहा है, वहां ग्रुप में हुआ था और वहां पे बात भी मेटालिक की हुई थी, यहां बात हम नॉन मेटालिक की कर रहे हैं। कौन बताएगा कि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या होता है? गुड, मतलब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है कि आपके आंसर अच्छे आ रहे हैं। देखो यूं समझो, ये एस ब्लॉक है, मेटल है, और ये पी ब्लॉक है, नॉन मेटल्स हैं ऑलमोस्ट सारे। तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है,
और लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेक्चर देखा होगा वहां मैंने समझाया कि EN बढ़ती है, इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो यहां पर भी क्या आएगा, इंक्रीज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। अगर आप इसका रीजन जानना चाहें तो मैं बता देता हूं, बिकॉज EN इंक्रीजेस, है ना। कभी कोई पूछ ले तो कि भाई EN इंक्रीज होती है इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, करेक्ट है, यस, ठीक है। फॉर मेटल्स वी डिफाइन द टर्म which is taken as the half the internuclear distance separating the metal cores in the metallic crystal। कुछ नहीं पूछ रहा है कि 3 तरह की रेडियस पड़ी थी, उसमें से एक तरह की रेडियस ये थी। सबको पता है ये मेटेलिक रेडियस की बात कर रहा है, क्योंकि आगे इतनी बार तो इसने मेटल लिख दिया। ये तो सस्ता सवाल हो गया। ये मेटेलिक रेडियस कह दो, क्रिस्टल रेडियस कह दो, ठीक है, यस, गुड 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 गुड। नेक्स्ट, द एटॉमिक साइज जनरली पूछा है भावनाओं पे, है ना, भावुक नहीं होना है, इसकी भावनाओं को समझना है। वो आपसे कैसा आंसर जानना चाह रहा है, जरा देखो। द एटॉमिक साइज जनरली अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में हम क्या देखते थे, पीरियड में हम देखते थे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता था, याद है। तो इसीलिए इसकी साइज जो है वो क्या होती थी बेटा, डिक्रीज। करेक्ट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार। मैं कह रहा हूं ना, मजा आ गया। मैं तो खुद ऐसा सोच रहा हूं कि मैं भी बढ़िया से रिवाइज करा पा रहा हूं चीजों को। हम और एक प्रॉपर तरह से ऑर्डर वगैरह सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स लेकर पूरा अगले सेशन में जो हमारी कल वाली क्लास होगी उसमें हम ये सब कर लेंगे कि एक रिवीजन वाला पार्ट हम अलग से रख लेंगे और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कल, है ना। तो कल हम खूब सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और रिवीजन करने वाले। तो पहले रिवीजन करेंगे देन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एटम्स और आयंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? एटम्स और आयंस, उसमें हम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा? बहुत आसान लल्लू सवाल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ओके। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर दोज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा ही बचा है, छोड़ दूंगा। और ये तो आसान आसान है। द केटायन विद द पॉजिटिव चार्ज, यहां से पकड़ो। कह रहा है कि केटायन की साइज कब छोटी होगी, यहां से पकड़ो। केटायन की छोटी साइज होने के बारे में पूछा जा रहा है। और केटायन का मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, दिख ही रहा है वो बढ़ना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, है ना। क्या बोलेगा उसका? हायर बोल दूं, हायर बोल दूं कि हायर द पॉजिटिव चार्ज विल हैव अ स्मॉलर रेडियस। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस यस। तो यहां पर हमको पता है कि केटायन जितना छोटा होगा, केटायन जितना छोटा होगा, हाँ ग्रेटर भी बोल सकते हो, सही है ना, ग्रेटर भी बोल सकते हो, ये भी बढ़िया है। हायर लिख दो, ग्रेटर लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट, द एनायन विद द ग्रेटर, एनायन के ऊपर क्या लिखोगे? क्या मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि एनायन पर क्या चार्ज ज्यादा होना चाहिए कि वो बड़ा हो? अरे यार ये तो बहुत सस्ता बन गया भाई, नेगेटिव लिख दो। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो बड़ा होगा, माइनस पर माइनस ज्यादा तो माइनस ज्यादा बड़ा, ठीक है, ओके। हाँ नेगेटिव, वो तो सस्ता बन गया। ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स। किसी के इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किस प्रॉपर्टी से समझाई जाती है? कौन बताएगा? किसी के इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी को किससे समझाया जाता है? बेसिकली क्या नाम होता है उस प्रॉपर्टी का? कौन बताएगा बेटा? क्या नाम होता है उस प्रॉपर्टी का जिसको हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो, उसके बाद आता है। कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन लूज होने की बात करी है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, ओके। तो वो क्या थी हमारी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी ने ये बोला है कि हाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, बेसिकली वो बात ठीक है आपकी, लेकिन
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो इसके बाद देखा जाता है, मतलब ठीक है वो भी ऐसे मतलब पूरी तरह से गलत नहीं बोल सकते आप, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा अच्छा आंसर है। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हम उससे डिसाइड करते हैं वैल्यू, वो उसकी वैल्यू देखकर हम उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देखते हैं, तो पहले फिर प्रॉपर्टी वो देखनी पड़ेगी ना बेटा। ओके यस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज, देख लेना एक बार, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड मोस्ट, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्या नाम देना चाहोगे? सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्या नाम देना चाहोगे? या तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 पूरा लिख दो या IE2 लिख दो, एक ही बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, है ना? सही है भाई, देख रहे हो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन आज एक बुकिश लैंग्वेज में हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बुकिश लैंग्वेज, और वो भी कौन सी बुक? गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गीता है वो, ठीक है, जिस पे कसम, जिस पे हाथ, जिसके किताब पे कसम रख के तुम जाओगे, वो है वो। द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी, किसी एक एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए, बेसिकली ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पूछा है, कह रहा है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी? ऑलवेज ग्रेटर, है ना? हालांकि एनसीईआरटी में यहां सिर्फ ग्रेटर है, बट मैं ये बोलूंगा ऑलवेज ग्रेटर लिखो। ये लो, ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, मोर ग्रेटर, तुमको मोर वालों को मैं ऐसा नहीं है कि मार मार के मोर बना दूंगा तुम्हारा, ऐसा नहीं बेटा, है ना? मोर भी आंसर सही है, ठीक है ना? बट वो मैं लिख रहा हूं ऐसे कि और गलत हो गया, ग्रेटर लिखा, मोर, है ना? ये कुछ नीचे जो लिखा हुआ है वो मैंने एक फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको समझाया है कि हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी थी, याद है? हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी थी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सारी नोबल गैसेस के लिए पॉजिटिव होती है, सारी नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिख रहा होगा आपको, मैं इधर साइड में आ जाता हूं, वहां से पढ़ लेता हूं। सारी इलेक्ट्रॉन गेन नोबल गैसेस के लिए लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है, मतलब बेसिकली ऑल आर एंडोथर्मिक। और हम जानते हैं, हमने एक स्टेटमेंट लिखा है कि इनर्ट गैसेस में सब में एंडोथर्मिक होती है, बट ये एक स्टेटमेंट वहां लिखा हुआ है तो मुझे लगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी इसको पूछ सकता है, वो पूछने का मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में दे सकता है। नोबल गैसेस हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, जैसे अगर वो एग्जामिनर है तो अगर उसको ये स्टेटमेंट गलत बनाना है तो वो यहाँ पे लार्ज नेगेटिव वर्ड लिख देगा, तो फिर ट्रू फॉल्स में डाल देगा इस स्टेटमेंट को, यहाँ नेगेटिव वर्ड लिख दे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसी चीजें वो उससे डिजाइन कर सकता है, ऐसे बनाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप समझो बात को, किसी भी इनर्ट गैस में, ये इनर्ट गैस है, ठीक है, जैसे लेट सपोज ये नियोन है, नियोन का इनर्ट लास्ट 2s2 2p6 होता है, खत्म, सेकंड शेल खत्म हो गई। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो बेटा वो जो है ना थर्ड शेल में जाएगा, अगर जो नया इलेक्ट्रॉन जाएगा वो थर्ड शेल में जाएगा, और शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल में बहुत गैप होता है। तो यूं मान के चलो कि आपको सेकंड शेल तो भरी हुई है, अरे इनर्ट गैस की तो जो भी शेल होगी लास्ट वाली वो फुलफिल्ड होगी, अभी हमने ऐसा सवाल किया भी था, फुलफिल्ड होगी। तो अब आपको जब भी इलेक्ट्रॉन डालना होगा तो वो आपको अगले क्वांटम नंबर में डालना पड़ेगा, अगली शेल में, और अगली शेल का मतलब हायर एनर्जी लेवल, ऊपर का एनर्जी लेवल। और जब आप हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या होगा कि वो अनस्टेबिलिटी लेकर आता है। सर ऐसा क्यों? कि हायर एनर्जी, एक मेरी बात को समझना, हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो उस लेवल पे जाकर इलेक्ट्रॉन बैठेगा, है ना? उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस एनर्जी लेवल से मैच करेगी तभी तो जाके बैठेगा वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को, तभी तो वो पॉजिटिव हो रही है। आप एनर्जी दे रहे हो सिस्टम को तभी तो वो पॉजिटिव हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप इनर्ट गैसेस में जब भी इलेक्ट्रॉन डालोगे वो जाके बैठेगा किसी बाहर वाले कमरे में जिसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी।
अब एनर्जी ज्यादा सिस्टम की तो हो गई, आपने दे दी, लेकिन सिस्टम तो कूदता फिरेगा ना, किसी की एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। ये देखिए आप, कहता है कि द नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल लीडिंग टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरी अनस्टेबल स्पीसीज इनफैक्ट आप बोल सकते हो। तो इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, इनके लिए कोई बात ही नहीं करता कि यार तुम भी इलेक्ट्रॉन खाते हो क्या। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ 2 ग्रुप के लिए पढ़ी जाती है, सवाल आएगा तो ऑक्सीजन फैमिली का और सवाल आएगा तो हेलोजन फैमिली का, और दोनों के एक फाइनल ऑर्डर्स मैंने आपको लिखवा रखे हैं। कल जब हम रिवीजन करेंगे तो हम उसको एक बार फिर से लिख देंगे, जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे कल। ओके, ये बता दो लास्ट, ए क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट shared electrons to itself is called। हाँ, टाइम अप हो गया मेरे भाई, मुझे भी कहीं जाना है, लेकिन मैं कभी भी, मतलब ऐसा होता ना कि पढ़ाने में मेरा अलग इंटरेस्ट है, मुझे जाना है कहीं पे। मैं चाहता आप आज की क्लास को मैं आधे घंटे पहले छोड़ सकता, लेकिन मैं बाकी सबसे पंगे ले लूंगा, लेकिन मैं जो अपनी पसंद का काम है बेटा वो तो करूंगा। ठीक है, बताओ क्या लिखोगे इसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गुड 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 गुड, बस यहां से मेरे को प्रूव हो गया कि आप लोगों ने वीडियोस देखे है ना मतलब क्योंकि आपको एक रिकॉर्डेड मिला था आई थिंक, है ना, लास्ट वाला मेरे को पता है। ठीक है, एनीवेज चलिए, तो बिल्कुल जिसने कहा टाइम अप, ये देखो मैं खुद लेकर आया था, झूठ नहीं बोलता। क्विक रिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसको हम कल शुरू करने वाले हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बिल्कुल बेटा, टाइम पे आता हूं, टाइम पे जाता हूं, बढ़िया आदमी हूं, खुद को मानता हूं, क्योंकि लोग तारीफ नहीं करते, क्या कर सकते हैं। चलिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत दिनों बाद मिले हैं। एनसी थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हुआ होगा आपकी पढ़ाई में, केमिस्ट्री में, क्योंकि अब तक सारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बीच में फिर से आए होंगे, सुधांशु सर तो उन्होंने ये सब करवाया होगा। एक फ्लेवर आपका चेंज हुआ होगा, आज एक टेस्ट आपका बदला होगा केमिस्ट्री को पढ़ने का। तो इन सारे चेंजेस के साथ एकदम ना, मतलब कैसे ना कि एक तरह से कंपेटिबल हो जाइए आप इन चीजों के साथ, कि ऐसे चेंजेस से घबराना नहीं है। ये तो होंगे, हर सब्जेक्ट की अप्रोच अलग है, हर किसी सब्जेक्ट को सेम अप्रोच के साथ नहीं पढ़ा जा सकता। आप बायो की अप्रोच से फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, आप फिजिक्स की अप्रोच से केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, सबका अपना है। तो इतना तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो आप अपने आप को इस तरह से डिजाइन के, कहते हैं ना कि कमांडो की जब तैयारी होती है, कमांडो को जब तैयार किया जाता है, उसको हर तरह से तैयार किया जाता है। तो आपको भी एक फाइनल युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, हर तरह से तैयार किया जा रहा है। हर सब्जेक्ट की अलग अप्रोच है, उसको पहचानें, उस तरह से उसको पढ़ें, कभी बोर नहीं होंगे, कभी बुरा नहीं लगेगा उस सब्जेक्ट के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।